मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉरलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 251 से 260। रिश्वत। वेड कहाँ है? मैं उसे अभी क्यों नहीं देख सकता? सीजे ने लापरवाही से पूछा कि लेलिन ने भी समारोह पूरा कर लिया था और धातु का खंभा अपने आप जमीन में धंस गया था। उसे गंभीर चोटें आईं और उसे एक बहुत ही कष्टदायक जादू ने भी शाप दिया था। ये सुनकर डेसमंड का चेहरा उदास हो गया। यह एबिसल स्पाइडर के जहर में भीगे खंजर के कारण हुआ था। मैंने ऐसा क्रूर मुकाबला कभी नहीं देखा। यद्यपि वह पहले ही जाग चुका है, परंतु विष और अभिशाप उसके मांस और आत्मा को खा जाएंगे, उसके शरीर के सभी पोषक तत्वों को नष्ट कर देंगे और उसे एक सूखी लाश में बदल देंगे। इस स्थिति में मेरा सुझाव है कि वह यथाशीघ्र फोर सीजन्स गार्डन मुख्यालय लौट आएं। उच्च ऊर्जा शुद्धिकरण पूल वहां है और बुजुर्ग कोई समाधान खोजने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से। डेसमंड ने अपनी बाहें फैला दी। अपने शिक्षक की मृत्यु की खबर मिलने के बाद वेड इस बात पर जोर दे रहा है कि वह यहीं रहे और जांच पूरी होने के बाद ही वापस लौटे। ये परेशानी वाली बात थी। उनके लिए ये सबसे अच्छी स्थिति होती यदि वेड की मृत्यु हो जाती या वह चोट लगने के बाद अकादमी में वापस लौट आता। उनके लिए अभी जो 2 व्यक्तियों की टीम थी, उसमें अब एक और व्यक्ति शामिल हो गया है, जो उनके लिए बाधा बन जाएगा। एक अवसर ढूंढो और उसे मार डालो। सीजे की आंखों में लेलिन को जोश की चमक दिखाई दे रही थी। उसके बाद डेसमंड, सीजे और लेलिन ने यहां तैनात लाइटनिंग कोर और रहने की व्यवस्था से संबंधित अन्य मामलों के बारे में कुछ देर तक बातचीत की। लेलिन ने पहले कभी इन मामलों में खुद को शामिल नहीं किया था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया और सीजे और डेसमंड को बोलते हुए देखा। सब कुछ खत्म होने के बाद सीजे ने अपनी चोटों का इलाज करने का बहाना बनाया और लेलिन को अपने कमरे में ले आया। तारांकन कमरे में एक पर्दा लगा हुआ था जो मकड़ी के जाले जैसा लग रहा था, जिसकी रोशनी सभी अंधे स्थानों को ढक रही थी। ठीक है, यह एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है जिसे मैंने स्वयं डिजाइन किया है। इसके साथ मैं ये भी जान सकूंगा कि क्या रैंक 2 का कोई मैगस हमारी बातचीत को सुन भी रहा है। सीजे ने लापरवाही से एक कुर्सी उठाए और बैठ गया। 8 पंजे वाली मकड़ी के रेशम का उपयोग करना, जो आध्यात्मिक शक्ति के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ये सोचने का कितना दिलचस्प तरीका है। लेलिन ने इस पर्दे का निरीक्षण किया। सीजे के पास बैठे हुए उसकी आंखें समझ से चमक रही थीं। आप बहुत विद्वान हैं। इस प्रकार की सामग्री बहुत दुर्लभ है और नाइटलेस सिटी के विद्वान संस्थानों में केवल कुछ ही लोग इसे पहचानने में सक्षम हैं। तुम्हें वहां जाकर प्रोफेसर बनने के लिए परीक्षा पास करनी चाहिए। सीजे ने प्रशंसा में आह भरी। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह मंत्र विद्या, जो उसके पिता द्वारा उसके लिए विकसित की गई थी, लेलिन द्वारा आसानी से पहचान ली गई थी। ऐसा लगता है कि आप डेसमंड के बारे में चिंतित नहीं हैं। उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि फोर सीजन्स गार्डन से सुरक्षा बलों और जांच दल के आने से पहले वह यहां निगरानी रखेंगे। रैंक 2 मैगी के पास बहुत सारी तरकीबें हैं। क्या आपको डर नहीं है कि वह कुछ पता लगा लेगा? लेलिन ने इस टीम लीडर से, जो कभी उसका वरिष्ठ अधिकारी था, कोई विनम्रता नहीं दिखाई। सीजे के साथ उनका रिश्ता काफी अनोखा था। अब वह बता सकता था कि वह व्यक्ति जिसने 1000 हस्तक्षेप करने वाले हाथों के बीच उसकी पहचान का शब्द फैलाया और उसे नाइटलेस सिटी से यहां स्थानांतरित किया, निश्चित रूप से सीजे था। उसका लक्ष्य संभवतः फोर सीजन्स गार्डन के आंतरिक घेरे में एक और सहायक प्राप्त करना था, या शायद सिर्फ तोप का चारा। इसलिए इस योजना को समझने के बाद लेलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें धोखा देने का फैसला किया और सीजे को इस हद तक घायल कर दिया कि वह मरने के करीब पहुंच गया। हालांकि ये जानते हुए कि उसे रैंक 2 मैगस का समर्थन प्राप्त है, लेलिन ने ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार रैंक 2 मैगस को अपमानित करना कोई समझदारी भरा निर्णय नहीं था। डेसमंड के बारे में चिंता मत करो। सीजे ने अपनी बाहें हिलाईं। रैंक 2 मैगी सभी अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। जब वे किसी स्थान की देखरेख करते हैं तो आमतौर पर वे वहां से जा नहीं पाते। मैं उस स्थान से परिचित हूं जहां डेसमंड पहरा दे रहा है। यह इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त विमान के प्रवेश द्वार संख्या 2 पर स्थित लाइटनिंग क्षेत्र है। जब तक डार्क मैगी उस पर वहां से दबाव डालते रहेंगे, डेसमंड को अंततः वहां वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आखिरकार यही वह क्षेत्र है जिसका प्रभार उनकी अकादमी के पास है। आइए वास्तविकता पर आएं। भले ही हम दुश्मन के हाथों हार जाएं, उनकी अकादमी पर वास्तव में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रवेश द्वार नंबर 2 पर कब्जा कर लिया जाता है तो उनकी अकादमी को बड़ा झटका लगेगा। सीजे ने बहुत तार्किक रूप से इसका विश्लेषण किया, अपने असाधारण स्थितिजन्य कौशल और बड़ी तस्वीर के बारे में सोचने की क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रवेश द्वार संख्या 2 पर आक्रमण करने और उन पर दबाव डालने के लिए कम से कम रैंक 2 डार्क मैगस को आक्रमण करना होगा। काश कोई हमारा समर्थन करता। लेलिन अवाक रह गया। यहां तक कि वह भी ऐसी योजना बनाने में सक्षम था, लेकिन उसके पास सीजे की पृष्ठभूमि और समर्थन का अभाव था, जहां उसके आदेश के अनुसार डार्क मैगी को भेजा जा सके। मैं डेसमंड से संबंधित हर चीज का ध्यान रखूंगा।
बस एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। सीजे ने लेलिन की ओर देखा, उसके माथे पर तीसरी खड़ी आंख झपक रही थी। वैड, लेलिन ने उसकी ठोड़ी को छुआ। वैड फोर सीजन्स गार्डन का पहला मैगस था जिससे उनकी मुलाकात हुई थी। शुरुआत में तो उन्होंने उनकी मदद से परीक्षा भी पास कर ली थी। ये सही है। आखिरकार डेस्मंड एक बाहरी व्यक्ति है और ऐसी कई चीजें हैं जो वह नहीं कर सकता। हालांकि वैड अलग है। वह मुख्यालय से एक दूत है, इसलिए उसके पास बहुत शक्ति है और वह रेनॉल्ड का छात्र भी है। वह आसानी से रेनॉल्ड के संपर्कों और संसाधनों पर कब्जा कर सकता है और हमारी योजना के लिए एक बड़ी बाधा है। सीजे का स्वर अत्यंत गंभीर था और वस्तुतः भय से भरा हुआ था। आप भी नहीं चाहते कि यह योजना अंततः विफल हो जाए, है ना? आपने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और जैसे ही चीजें विफल होंगी आपकी आत्मा स्वयं नष्ट हो जाएगी और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ेगी। सीजे की आंखों से काली किरणें निकल रही थीं जो लेलिन की ओर जा रही थीं। चिंता मत करो, मैं उसे चुप करा दूंगा। लेलिन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, मैंने बाहरी दुनिया में फोर सीजन्स गार्डन के मुख्यालय से संपर्क किया है। बड़े लोग बहुत उत्तेजित हैं और फोर सीजन्स कोर की पूरी टुकड़ी को रैंक 2 मैगस के साथ यहां भेज दिया जाएगा। सीजे ने और भी समाचार दिए, 5 दिन। हमारे पास अधिकतम 5 दिन और हैं। इस समयावधि के भीतर उसे और लेलिन को जो करना था वह था डेस्मंड और वैड को बाहर निकालना तथा रक्षात्मक मंत्र संरचना और गुप्त विमान के मूल को डार्क मैगी को सौंपना। जब तक ये सब हो चुका होगा, गुप्त विमान के सभी प्रवेश द्वार डार्क मैगी के होंगे। 5 दिन काफी हैं। लेलिन उठकर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर सीजे की ओर मुस्कुराया। ये भी याद रखो, मुझे तुम्हारी बीच वाली आंख का भाव पसंद नहीं है। ये बहुत घृणित है। तारांकन पाक। तारांकन दरवाजा जोर से बंद हो गया और सीजे के चेहरे का भाव गहरा हो गया। नीच। उसके हाथ के एक झटके से मेज पर रखा कप, दस्तावेज और अन्य वस्तुएं जमीन पर गिर गईं, जिससे वस्तुओं के टकराने की तीखी आवाज उत्पन्न हुई। यदि मेरी एक शरीर में 3 आत्माएं अभी भी अधूरी न होती और मुझे अपनी योजना में उसकी सहायता की आवश्यकता न होती, मैं उसे मार दूंगा। मैं इसकी कसम खाता हूं। सीजे के चेहरे की मांसपेशियां विकृत हो गईं। लेलिन से पराजित होना, जिसे वह अतीत में नीची दृष्टि से देखता था, उसके लिए पूर्ण अपमान की बात थी। इसके अलावा चूंकि वह लेलिन से बेहतर नहीं था और यहां तक कि कुछ मामलों में उसे हार भी माननी पड़ी, ये पुराने घावों को फिर से खोलने और उन्हें चिलचिलाती धूप में उजागर करने जैसा था। उसे और अधिक क्रोध इस बात से आया कि लेलिन ने वास्तव में छोटे लड़के को मार डाला था और जायंट को गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। ये 2 मागी अन्य आत्माएं थीं जो उसके शरीर से उत्पन्न त्रिमूर्ति का हिस्सा थीं। यद्यपि उनके व्यक्तित्व अलग अलग थे, फिर भी यह कहा जा सकता है कि उन 3 लोगों में से, जिनमें वह स्वयं भी शामिल थे, एक की मृत्यु हो गई थी तथा अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये घृणा निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी अनुबंध द्वारा प्रतिबंधित किया जा सके। सीजे ने इसे अच्छी तरह छुपाया था, लेकिन लेलिन इसे देख सकता था। बड़े अफसोस की बात है, तो क्या हुआ अगर वह जानता है? मैं मानता हूं कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है। मगर इससे क्या? अब आप अनुबंध से बंधे हैं और आपके पास आगे बढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं है। एक बार जब योजना सफल हो जाती है और आप अपना सारा मूल्य खो देते हैं, तो मैं आपकी आत्मा को पुनः प्राप्त कर लूंगा और आपको 200 वर्षों तक यातना दूंगा। मैं इसकी कसम खाता हूं। सीजे ने अपना सिर नीचे किया और हंसने लगा, जैसे कोई मरीज जो मरने की कगार पर हो, बड़बड़ाता है। सीजे ने बहुत तेजी से काम किया और अगले ही दिन लेलिन को गुप्त विमान के प्रवेश द्वार संख्या 2 पर डार्क मैगस की गतिविधि बढ़ने की खबर मिली। सुरक्षा की दृष्टि से डेस्मंड ने लाइटनिंग कोर का नेतृत्व करते हुए पुनः क्षेत्र की सुरक्षा की। यद्यपि कई बुद्धिमान जादूगर थे जो ये समझ गए कि यह उसे बहकाने की एक चाल थी, फिर भी डेस्मंड वहां से चला गया। डेस्मंड और उसके वरिष्ठों के लिए, यदि फोर सीजन्स गार्डन अंततः अपने प्रवेश द्वार पर कब्जा बनाए रखने में सक्षम हो गया, तो न केवल फोर सीजन्स गार्डन को लाभ होगा, बल्कि वे स्वयं भी संसाधनों का 10 से 20% प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन प्रवेश द्वार संख्या 2 अलग था। वहां ऐसे संसाधन थे जिनके वे प्रभारी थे और जब तक वे प्रवेश द्वार का ध्यान रखते थे, मुनाफा लहर की तरह आता रहता था। इसलिए भले ही थोड़ी सी भी संभावना हो, डेस्मंड कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। और उसके अच्छे दोस्त रेनॉल्ड के बारे में क्या? बहुत बुरा। मैगी व्यवहारिक लोगों का समूह था और एक मृत दोस्ती अब दोस्ती नहीं रह गई थी। समान शक्ति और स्थिति के बिना यह मित्रता जारी नहीं रह सकती थी। स्थिति के दोनों पक्षों पर विचार करने के बाद डेस्मंड ने वापस लौटने का निर्णय लिया। आखिरकार अधिकांश मैगी स्वार्थी लोग थे। जब बात अपने फायदे की आई तो रैंक 2 के मैगी भी प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। हालांकि डेस्मंड को अभी भी सती दिखावा करना पड़ा और फोर सीजन्स गार्डन के सदस्यों को शांत करना पड़ा। लेलिन इधर उधर टहल रहा था और पास से गुजरने वाले मैगी ने उसे आदरपूर्वक प्रणाम किया। चाहे वह शक्ति या अधिकार के संदर्भ में था, लेलिन गुप्त विमान के भीतर मुख्यालय में मुख्य अस्तित्वों में से एक था। फोर सीजन्स गार्डन के बाकी मैगी केवल अपना सिर झुका सकते थे।
इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह थी कि लेलिन ने जिन डिवीजनों पर कब्जा किया था, उनके अधिकांश टीम लीडर युद्ध में मारे गए थे। इसके अलावा उन टीमों के शेष सदस्यों ने लेलिन को और भी अधिक संसाधन और सामग्री भेजकर रिश्वत दी क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे। अतीत में लेलिन को स्वयं ही काम करना पड़ता था, लेकिन अब रिश्वतें अपने आप ही उसके दरवाजे पर आ जाती थीं और उन्हें केवल यही डर था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह उपचार पहले से काफी अलग था। इस स्थिति में लेलिन ने बेशक इन सभी को स्वीकार कर लिया और उनकी हर मांग को पूरा करने का आंख मूंद कर वादा किया। आखिरकार वह यहाँ जितने दिन रुकेंगे उसकी गिनती दिनों में की जा सकती है। एक बार जब वह चले गए तो ये जादूगर केवल सदमे में रह गए। अनर्गल, जब समय आएगा तो ये जादूगर जिन्होंने मुझे पहले रिश्वत दी थी दुर्भाग्यवश पकड़े जाएंगे और उन पर दुश्मन की मदद करने का आरोप लगाया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि जब ऐसा होगा तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। लेलिन ने मन ही मन सोचा और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभर आई। उसके पैर तब तक चलते रहे जब तक वह उस इमारत के पास नहीं पहुंच गया जिसका अभी भी पुनर्निर्माण हो रहा था। यह एक बार योग्यता अंक विनिमय केंद्र था और डार्क मैगी के हमले का अनुभव करने के बाद जिसका नेता लेलिन था, अब यह एक भयानक सीमा तक नष्ट हो गया था। मुख्य संरचना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था और इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि कुछ संसाधन आधारित गोदामों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। मुख्य गोदाम के अलावा लालची मैगी ने कुछ छोटे पैमाने के शाखा गोदामों पर भी कब्जा कर लिया। वहां कुछ मूल्यवान जादुई क्रिस्टल थे और यदि वे पहले से ही डार्क मैगी द्वारा चुराए नहीं गए होते तो वे अपने मंत्र संरचनाओं के संरक्षण में स्वयं नष्ट हो गए होते। अंत में ईर्ष्या से हरे हो चुके डार्क मैगी ने पूरे क्षेत्र को जला दिया और सब कुछ जला दिया। यहाँ आसपास के पत्थरों की नंगी सतह पर भी जलने के निशान देखे जा सकते हैं। लॉर्ड लेलिन, एक हल्का मैगस जो यहाँ का प्रभारी व्यक्ति प्रतीत हो रहा था, तुरंत आया और उसका अभिवादन किया। हाँ, लेलिन ने सिर हिलाया। उसने कभी इस प्रकाशमान मैगस का नाम याद करने की जहमत नहीं उठाई थी और केवल स्पष्ट रूप से याद रख सका था कि वही प्रभारी व्यक्ति था। पुनर्निर्माण की प्रगति कैसी है? उन्होंने पूछा। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे लेलिन ने यह प्रश्न सनक में पूछा था, लेकिन बगल में इंतजार कर रहे प्रकाशमान मैगस के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। हमारा 80% से अधिक मुख्य बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। पृथ्वी तत्व जादू के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि मंत्र संरचनाओं को फिर से बनाना होगा। इस प्रकाश मैगस ने अपने वस्त्र से एक सफेद रुमाल निकाला और लगातार अपने चमकदार माथे को पोंछा। मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूं। हम कब तक पुनः काम शुरू कर सकेंगे? लेलिन ने इस मैगस को गौर से देखा जो थोड़ा मोटा था। 3 नहीं 2 दिन, अधिक से अधिक 2 दिन में हम अपना काम फिर से शुरू कर सकेंगे। प्रकाश मैगस खुद को लेलिन की निगाह के नीचे कांपते हुए महसूस कर सकता था और जल्दी से वादा किया। 2 दिन, लेलिन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर अपना सिर हिलाया। बहुत लंबा। मैं तुम्हें 2 और जादूगर और 20 अनुचर दूंगा। प्रगति 20% तेज होनी चाहिए। जी महाराज। लेलिन द्वारा अनजाने में छोड़ी जा रही आभा से प्रकाश मैगस और भी अधिक भयभीत हो गया और उसके माथे पर पसीना तेजी से बहने लगा। उसने सहमति जताते हुए कहा कि उसके पास इसे अपने सफेद रुमाल से पोंछने का भी समय नहीं था। लेलिन ने सिर हिलाया, हाथ हिलाया, प्रभारी व्यक्ति को विदा किया और निर्माण स्थल के चारों ओर टहलने लगा। लेलिन को एक वैकल्पिक दुनिया का अनुभव था और वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि गुप्त विमान में मुख्यालय से सुरक्षा उसके पिछले जीवन में युद्धों के बाद पुनर्निर्माण कार्य के समान ही अच्छी थी। इस ऑपरेशन में 2 मुख्य बिंदु थे। 1, प्रशासन की विश्वसनीयता पुनः प्राप्त करना और 2, व्यापार के प्रवाह की गारंटी। विश्वसनीयता के संदर्भ में भले ही 4 सीजन्स गार्डन के एक रैंक 2 मैगस की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाहरी दुनिया में मुख्य संगठन अभी भी इतना महत्वपूर्ण था कि कोई भी मैगस उन्हें नीची नज़र से नहीं देख सकता था। इसमें कोई मुद्दा ही नहीं था। अब सबसे जरूरी बात यह थी कि योग्यता अंक विनिमय केंद्र को चालू किया जाए। लेलिन को जो पता था उसके अनुसार योगदान अंक इस दुनिया में मुद्रा थे। इस स्थान पर काम करने के लिए कई प्रकाश मैगी को क्षेत्र के पुनर्निर्माण में मदद करने के मिशन पर ले जाने के लिए उन्हें क्या चाहिए था? योग्यता अंक। लेकिन योग्यता अंक एक आभासी मुद्रा थी जिसका उपयोग भौतिक संसाधनों के लिए सीधे व्यापार करने के लिए नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार वे अर्थहीन थे। योग्यता अंक विनिमय केंद्र के साथ प्रकाश मैगी द्वारा विशिष्ट कार्य निष्पादित करने पर बड़ी मात्रा में योग्यता अंक दिए जा सकते थे जिनका बाद में आदान प्रदान किया जा सकता था। इस प्रक्रिया से 4 सीजन्स गार्डन को शीघ्र ही अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस कारण से इन परिस्थितियों में भी लेलिन और सीजन ने शीघ्रता से संसाधनों का एक समूह स्थानांतरित कर दिया ताकि योग्यता अंक विनिमय केंद्र का संचालन फिर से शुरू हो सके। यद्यपि वह और लेलिन डार्क मैगी जासूस थे, वे बेहद सतर्क थे और आधिकारिक रूप से कार्रवाई करने से पहले वे 4 सीजन्स गार्डन के किसी भी अन्य मैगस की तरह ही कर्तव्यनिष्ठ थे। इसलिए लेलिन कभी कभी आते थे और पुनर्निर्माण की प्रगति पर बारीकी से नजर रखते थे। सीजे दस्तावेजों के सागर में दब गया था और उसे बहुत सारे जरूरी और निराशाजनक काम निपटाने पड़े। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने स्वयं भड़काया था और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने स्वयं ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी।
लेलिन ने उन अनुचरों की ओर देखा जो पृथ्वी के तत्वों के जादू का उपयोग करके बड़ी संख्या में पत्थर के खंभे और ईंटें बनाने में व्यस्त थे, और कुछ लोगों के पास गया जो सतर्कतापूर्वक क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे थे। वे सभी फोर सीजन्स गार्डन की वर्दी पहने हुए थे, जिस पर बिजली के प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। वे डेसमंड के लाइटनिंग कोर के सदस्य थे। हालांकि एक रैंक 2 मैगस यहां से चला गया था, फिर भी एक उप टीम लीडर और 2 बड़े समूह यहां पहरा दे रहे थे। वे सभी आधिकारिक मैगी थे, जिन्होंने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था और गठन जिन और रक्षात्मक मंत्र गठन के साथ संयुक्त थे। भले ही रैंक 2 मैगस ने हमला किया हो, लेलिन और अन्य को विश्वास था कि वे कुछ समय तक हमले का सामना कर सकते हैं जब तक कि पास के हल्के मैगी गठबंधन से सुदृढ़ीकरण नहीं आ जाता। हमारी रक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण किया गया है। इसे पूर्णतः सुरक्षित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि हम अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की बात करें तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर मैं और सीजर देशद्रोही न होते तो। लेलिन को अपने दिल में कुछ दया महसूस हुई। सच कहें तो फोर सीजन्स गार्डन ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं किया था। यदि ये तथ्य न होता कि उसके पास बहुत कम विकल्प थे, तो वह उन्हें धोखा भी नहीं देना चाहता था। अंधेरे मैगी की तुलना में, जो अक्सर अपना मन बदल लेते थे, वह वास्तव में प्रकाश मैगी से निपटना पसंद करते थे, जो अपने वादे निभाते थे, भले ही ये केवल उन लोगों पर लागू होता था जो उनके समान ताकत के स्तर पर थे। रेनॉल्ड और सीजर द्वारा उसे कोने में धकेल दिए जाने के कारण लेलिन के पास कोई विकल्प नहीं था। सीजर ने सबसे पहले अपनी पहचान 1000 मैडलिंग हैंड्स ब्लड रॉक के रूप में बताई थी, जिससे रेनॉल्ड को उस पर संदेह हो गया था। सीजर ने उसे लगातार युद्ध के मैदान में भाग लेने के लिए नियुक्त किया था, और जहां भी खतरा होता, लेलिन वहां जाता। यह ऐसी गति थी कि वह संभवतः लेलिन को मौत के घाट उतार सकता था। अंत में, रेनॉल्ड ने व्यक्तिगत रूप से लेलिन की पहचान जानने की भी कोशिश की थी। यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत था, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता था कि फोर सीजन्स गार्डन के उच्च अधिकारी पहले से ही लेलिन पर भरोसा खोने लगे थे, या शायद उन्होंने उस पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। इसलिए अब तक लेलिन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया था, वह जीवित रहने के लिए ही था। अब अपने वंश के दूसरे परिवर्तन के बाद और 1000 मैडलिंग हैंड्स के रैंक 2 मैगस की ताकत को पहली बार देखने के बाद, वह अब कुछ हद तक खुद का बचाव कर सकता था और बच सकता था। यही कारण था कि वह अस्थायी रूप से इस चक्र को छोड़ सकते थे और फोर सीजन्स गार्डन और अन्य के बारे में चिंता कर सकते थे। लेलिन एक हृदयहीन व्यक्ति नहीं था। ऐसी स्थिति में जहां उनके हितों पर कोई असर न पड़े, वह निश्चित रूप से मित्रों और संभवतः संगठनों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। गार्ड बदलने के नाम पर जॉर्ज और अन्य लोगों को अग्रिम मोर्चे से काफी पीछे स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। डार्क मैगी को कुछ दयनीय रूप से गरीब अनुयायियों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेलिन ने उदासीनता से सोचा। इटर्नल रिवर प्लेन के गुप्त मैदान में स्थित फोर सीजन्स गार्डन के मुख्यालय की लगभग 1/3 शक्ति पर उसका कब्जा था। शक्ति की यह मात्रा सचमुच आश्चर्यजनक थी, लेकिन यह निश्चित था कि वह उन्हें धोखा देने वाला था। जॉर्ज और अन्य लोगों को फंसाने से बचने के लिए वह केवल घुमावदार तरीके से ही काम कर सकता था। क्या आप तैयार हैं? इस समय सीजर लेलिन के पीछे एक भूत की तरह प्रकट हुआ और पूछा। सब तैयार, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेलिन ने सिर हिलाया। हमारे साथ होने पर वह निश्चित रूप से भागने में सक्षम नहीं होगा, भले ही फॉर्मेशन जिन हमें कितनी भी अनुमति दे। उनकी और सीजर की बातचीत आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके प्रसारित की गई थी, और किसी को पता नहीं चल पाया। अल्पविराम। वेड बिना किसी भाव के बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, जिसमें एक अजीब सी गंध आ रही थी। जब वह एक बड़े क्रिस्टल दर्पण के सामने आया तो उसका चेहरा कठोर हो गया। पारदर्शी क्रिस्टल दर्पण की तरह उसमें एक व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था जिसके बाल मुरझाए हुए थे, चेहरे की विशेषताएं धंसी हुई थीं और 2 आंखें अंदर धंसी हुई थीं, बिल्कुल किसी मम्मी की लाश की तरह। उस पर आक्रमण करने के लिए जिस खंजर का प्रयोग किया गया था, उस पर लगा अभिशाप लगातार उसके जीवन को खाए जा रहा था, जिसके कारण उसके बाह्य स्वरूप में परिवर्तन आ रहा था। अतीत में वेड को एक सुंदर लड़का माना जा सकता था, लेकिन अब फोर सीजन्स गार्डन का कोई भी जादूगर उसे निश्चित रूप से नहीं पहचान पाएगा। अध्यापक। वेड के सूखे और फटे होठों से एक धीमी बुदबुदाहट निकली। वेड के लिए उनके जीवन का पहला आधा हिस्सा एक ऐसे व्यक्ति का आदर्श था जिसे स्वर्ग द्वारा बहुमूल्य माना जाता था। जब वह युवा था, तभी से उसमें मैगस बनने की प्रथम श्रेणी की प्रतिभा का परीक्षण किया गया था, और उसने बिना किसी परेशानी के फोर सीजन्स गार्डन में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। वह एक शक्तिशाली रैंक 2 मैगस का छात्र भी बन गया था। इसके बाद वे आधिकारिक मैगस बन गए, और यहां तक कि अर्ध परिवर्तित मैगस रहते हुए जो बाधाएं आईं, उन्हें भी उन्होंने आसानी से पार कर लिया। हालांकि एक दिन पहले ही सब कुछ नष्ट हो चुका था। पलक झपकते ही उसकी पूरी दुनिया बदल गई। फोर सीजन्स गार्डन के गुप्त विमान के प्रवेश द्वार पर हमला किया गया था, जिसके कारण उनके शिक्षक रेनॉल्ड की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। यहां तक कि वह स्वयं भी एक ऐसे अभिशाप से पीड़ित था जिसके कारण उसके मांस और हड्डियों में कीड़े पड़ गए थे, और उनसे छुटकारा पाना संभव नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उसका वर्तमान स्वरूप ऐसा हो गया है कि वह घृणित व्यक्ति जैसा दिखता है। अध्यापक। मैं अवश्य तुम्हारा बदला लूंगा।
दर्पण के सामने लाश की तरह खड़े वैद ने धीमी चीख मारी और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलकने लगा। वैद जैसे आधिकारिक मैगी के लिए बाहरी दिखावे की कोई चिंता नहीं थी। जब तक उसके पास समय था, वह धीरे धीरे एक लुक चुन सकता था और उसे प्राप्त करने के लिए उसमें बदलाव कर सकता था। ये श्राप उसकी जीवन शक्ति और यहाँ तक कि उसकी आत्मा पर भी निर्देशित था। जिस क्षण दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, कोई भी उपचार तकनीक उपयोगी नहीं होगी। मूलतः वह बाहरी दुनिया में मुख्यालय में लौटकर इलाज कराने का विकल्प चुन सकते थे। वहां उपस्थित मागी के तरीकों के साथ भले ही वे उसे ठीक करने में असमर्थ थे, लेकिन यह एक बड़ी संभावना थी कि वे अभिशाप के विकास को धीमा कर सकते थे और उसे इससे निपटने के लिए और अधिक तरीके खोजने के लिए अधिक समय दे सकते थे। हालांकि अपने शिक्षक रेनॉल्ड के लिए वैड ने पीछे रहने का दृढ़ निश्चय किया। अपने शिक्षक की मृत्यु के संबंध में उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। इसके अलावा कुछ संदिग्ध बिंदु भी थे जिन्हें उन्हें जाने से पहले फोर सीजन्स गार्डन की जांच टीम की मदद से स्पष्ट करना था। इसलिए भले ही यहाँ की परिस्थितियां बहुत भयानक हों और अभिशाप लगातार उसके शरीर को खा रहा हो और उसे भयावह स्थिति में डाल रहा हो, फिर भी वह यहीं रहना पसंद करेगा। मेरे नाथ, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कांटों का कवच पहने एक जादूगर ने प्रवेश किया। गोरो, यह आप है? वैड ने फोर सीजन्स कोर के कुछ जीवित बचे सदस्यों में से एक की ओर देखा। उसके स्वर में खेद प्रकट हो रहा था। उस दिन उन्हें गंभीर चोटें आई थीं और फोर सीजन्स कोर की लगभग पूरी छोटी टीम की मृत्यु हो गई थी। अब केवल गोरो ही बचा था। विस्फोट के कारण वह बेहोश हो गया था, इसलिए वह बाल बाल बच गया। गोरो को देखते ही वैड उस दृश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। विस्फोट, आंकड़े, हरा कोहरा, सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उनकी सचिव, जो उनकी प्रेमिका भी थी, हमले में मर गई। अब तो शायद गोरो भी मेरा उपहास कर रहा होगा। वैड ने सोचते हुए अपना सिर हिलाया और भारी आवाज में बोला, क्या बात, क्या बात? महाराज, मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। गोरो ने मेज पर एक चांदी की ट्रे रखी जिस पर फलों का सलाद, सफेद ब्रेड और गर्म दूध रखा था। धन्यवाद। वैद कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, महाराज, कृपया सावधान रहें। गोरो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और जल्दी से चला गया। वैद को ज्यादा भूख नहीं लगती थी, लेकिन अपने शिक्षक और साथ ही अपनी भलाई के लिए वह फिर भी खुद को खाने की मेज पर जाने के लिए मजबूर करता था। उसने सफेद ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और उस पर जैम लगाने की तैयारी करने लगा, लेकिन ब्रेड के बीच में रखे कागज के एक टुकड़े ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। वैड ने पर्ची वापस ली और उसे फैला दिया। वैड की उंगलियों की गर्माहट के संपर्क में आने के बाद मूल रूप से सफेद कागज पर छोटे छोटे अक्षरों की पंक्तियां उभर आईं। खतरा, डाक मैगी मुख्यालय में घुसपैठ कर चुके हैं और आप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। तुरंत चले जाओ। शब्द बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लाल रंग से लिखे गए थे। वैड ने ध्यान से देखा और तुरंत उठकर कुछ पता लगाने और अलगाव के उपाय करने लगा। इसके बाद कुछ आश्चर्य के साथ उसने अपने हाथ में पड़ी पर्ची पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि मैंने सोचा था, डाक मैगी का हमला बहुत ही भयंकर था और वे हमारी रक्षा प्रणाली के बारे में बहुत कुछ जानते थे। फॉर्मेशन जिनमें भी हस्तक्षेप किया गया था और उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सका। वहां अवश्य ही कोई जासूस होगा। उसके चेहरे पर घृणा झलक रही थी। यदि जासूस न होता तो हम निश्चित रूप से इस स्थिति में नहीं होते, और यहाँ तक कि शिक्षक रेनॉल्ड नहीं करेंगे। उसकी मुठ्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि उसके हाथों की पट्टियों से लाल रक्त की कुछ बूंदें बाहर निकल आईं। मैं तुम्हें अवश्य ढूंढूंगा और अपने शिक्षक का बदला लूंगा। मैं इसकी कसम खाता हूं। वैद की आंखों में संकल्प की चमक दिखाई दी और फिर उसने कागज के उस टुकड़े को अपने हाथों में रगड़ा। इसमें सबसे साधारण चर्मपत्र कागज का प्रयोग किया गया है। ये शब्द मेरे शरीर के तापमान के संपर्क में आने के बाद दिखने के लिए बनाए गए थे, इसलिए भेजने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे मैं परिचित हूं। यदि वह मुझे चेतावनी देने में सक्षम थे तो इसका मतलब है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है, लेकिन वह कौन हो सकता है? वैड के दिमाग में एक के बाद एक कई चेहरे उभरने लगे, लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को दबा दिया। अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। खतरा, क्या इसका मतलब यह है कि कोई मुझ पर हमला करने की योजना बना रहा है? मुख्यालय के भीतर वैड को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तारांकन, पू पू पू, तारांकन। इस समय हवा में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी और गाय के बाल के समान बारीक अनेक काली सुइयां हवा में फैल गईं। वे हवा में तेज चमक रहे थे, जो बारिश की बूंदों की तरह वैड की ओर बढ़ रहे थे। वास्तव में लताओं की एक हरी ढाल दिखाई दी और असंख्य पतली सुइयां सतह से टकराने लगीं और चिंगारियां निकलने लगीं। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और लुढ़कने लगा। तारांकन धमाका। तारांकन, एक काले खंजर ने उस जगह को छेद दिया जहां वह पहले गया था और बेंच टोफू की तरह अलग हो गई। यहां तक कि हवा भी बंद हो गई थी, जिससे हवा के दो शुद्ध सफेद झोंके उत्पन्न हुए। तस तस। तारांकन, जिस जगह पर कुर्सी को काटा गया था वहां से किसी वस्तु के जंग लगने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ बहुत सारा सफेद धुआं भी निकल रहा था। जिस बेंच पर वैड बैठा था वह कुछ ही सेकंड में जंग खा गई, यहां तक कि कोई अवशेष भी नहीं बचा। खंजर पकड़े हुए व्यक्ति बौने जैसा था। बौना काले कपड़े की एक परत से घिरा हुआ था और उसकी चाल अत्यंत फुर्तीली थी।
वेड को हमले से बचते देख वह हवा की तरह उसकी ओर झपटा। काला खंजर किसी जहरीले सांप के दांत की तरह था जो वेड की कमजोरियों को खोज रहा था। फॉर्मेशन जिन, यहाँ रक्षा मंत्र फॉर्मेशन को सक्रिय करें और लाइटनिंग कोर को सूचित करें। वह दयनीय स्थिति में दिख रहा था क्योंकि उसने कुछ हमलों से बचने की कोशिश की और जल्दी से अपने हाथ की अंगूठी पर वार किया। तारांकन धमाका। तारांकन घटनास्थल पर हरा कोहरा फूट पड़ा और इस अवसर पर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आदेश प्राप्त हुआ। जोन B7 में रक्षा सक्रिय की जा रही है। बीप। एक अलग आदेश प्राप्त हुआ जिससे दोनों आदेश रद्द हो गए। आपका अधिकार अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है। वेड के कानों में एक रोबोट जैसी महिला की आवाज गूंजी जिससे उसका दिल धड़कने लगा। संरचना जिनका एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण था जिसमें व्यवहारिक रूप से अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान में स्थित फोर सीजन्स गार्डन का संपूर्ण मुख्यालय शामिल था। जिस क्षण उसने फॉर्मेशन जिन की शक्ति को सक्रिय किया वह निश्चित रूप से खतरे से दूर भागने और इस हत्यारे को गिरफ्तार करने में सक्षम होगा। लेकिन अब दुश्मन भी गठन जिन को नियंत्रित करने में सक्षम था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि मुख्यालय अब डार्क मैगी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था? अचानक एक बड़ा भय का भाव प्रकट हुआ। यहाँ मजबूत सुरक्षा के बावजूद उन्हें कोई सुरक्षा महसूस नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। इस क्षण कमरे में छाई हरी धुंध छट गई और बौने जैसे हत्यारे की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। वह एक काले तूफान में तब्दील हो गया जो वेड की ओर बढ़ रहा था। तारांकन टेंग टेंग टेंग। तारांकन। कमरे के बाहर पदचापें सुनाई देती रहीं। बाहर खड़े गार्ड मैगी ने अंदर से शोर सुना और तुरंत यहाँ पहुंचे। बौने ने अचानक कुछ फेंका और उसके हाथ में मौजूद खंजर काली बिजली में बदल गया, हवा में दौड़ता हुआ सीधे वेड के दिल की ओर जा गिरा। अगर मैं गंभीर रूप से घायल और शापित न होता तो इस तरह का हमला। वेड के चेहरे पर एक अनिर्णीत भाव दिखाई दिया और उसने जल्दी से हमले से बचने की कोशिश की। तारांकन पू। तारांकन काले खंजर ने उसके कंधे पर वार किया जिससे सिर्फ हैंडल ही बाहर रह गया। बड़ी मात्रा में ताज़ा खून बह निकला और वेड का चेहरा पीला पड़ गया तथा वह गिर पड़ा। बौना तेजी से आगे भागा और अंतिम प्रहार करने की तैयारी करने लगा। प्रभु की रक्षा करो। इस समय कमरे का दरवाजा जबरदस्ती लात मारकर खोला गया और उसे लकड़ी के बुरादे में बदल दिया गया। बिजली के डिजाइन वाली वर्दी पहने कुछ मैगी लोग अंदर घुस आए। वेड को फर्श पर गिरा देखकर वे दहाड़ने लगे और कुछ लोगों ने नीली और सफेद विद्युत धाराएं उत्पन्न की। बिजली का एक गोला हवा में घूमता हुआ वेड के सामने आ पहुंचा। तारांकन पाक पाक। तारांकन। नीले और सफेद विद्युत आग ने बौने पर प्रहार किया जिससे पूरे कमरे में हरा धुआं और जले हुए मांस की गंध फैल गई। बौने का शरीर कांप उठा और फिर उसने वेड को ऐसे घूरा जैसे वह अपने शिकार को देख रहा हो और अचानक उसने दो काली गेंदें जमीन पर फेंक दी। तारांकन पफ। तारांकन। भारी मात्रा में काली गैस बाहर निकली और बौने की आकृति छिप गई। गैस के खत्म हो जाने के बाद बौना हत्यारा पहले ही गायब हो चुका था। महाराज, क्या आप ठीक हैं? लॉर्ड सीजर और लेलिन को इस बारे में सूचित और चेतावनी दें। लाइटनिंग कोर के मैगी ने वेड का समर्थन किया और फिर निर्देश दिया। आधे घंटे बाद वेड को दूसरे कमरे में ले जाया गया। उसकी चोटों का इलाज हो चुका था। हालांकि जब उसने अपने आसपास के माहौल पर नजर डाली तो उसे भय लगने लगा था। अभी अभी हुई हत्या की कोशिश से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मुख्यालय के भीतर एक हत्यारा वास्तव में बिना किसी बाधा के प्रवेश करने में कामयाब रहा था और उसने संरचना जिन की सक्रियता को दबा दिया था। इसका क्या मतलब था? वह चोर कौन हो सकता है जिसने संरचना के जिन को आदेश देने का अधिकार हथिया लिया? या ये सीजर है? लेलिन? क्या उन दोनों ने हाथ मिलाया? वेड के मन में विचार चल रहे थे लेकिन वह भावशून्य था। नहीं, मुख्यालय अत्यंत खतरनाक है और वहां बहुत सारे छिपे हुए दुश्मन हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर चीजें वास्तव में वैसी ही हैं जैसा कि कागज के उस टुकड़े पर लिखा था जहां डार्क मैगी ने यहां घुसपैठ की है, तो मैं और भी ज्यादा खतरे में हूं। वेड ने अपने आसपास की चीजों पर नजर डाली। कुछ मागी लोग उस क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और आगे पीछे चल रहे थे। हमले के बाद सीजर ने गार्डों को बुलाया था लेकिन उन्हें उनकी निगाहों में केवल बुरे इरादे ही महसूस हो रहे थे जिससे उसे बहुत पसीना आ रहा था। ये काम नहीं करेगा। मुझे यहाँ से यथाशीघ्र निकलना होगा। अकादमी की जांच टीम से मिलना सबसे अच्छा रहेगा। वेड की आंखों में उसका दृढ़ संकल्प झलक रहा था। क्या वेड गायब है? लेलिन ने चौंक कर सीजर की ओर देखा। ये कैसे हो गया? आप इतना सरल कार्य भी नहीं कर सके। अब उसे हम पर शक हो रहा होगा। लेलिन के सामने 3 आंखों वाला जादूगर सीजर खड़ा था जो अच्छे मूड में नहीं दिख रहा था। भले ही वह मूर्ख हो, लेकिन जब फॉर्मेशन जिन का उपयोग करने का उसका अधिकार निलंबित कर दिया गया तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि हम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। अगर वह इसकी रिपोर्ट जांच दल को दे दे तो यह असंभव है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। गुप्त विमान का प्रवेश द्वार हमारे हाथ में है। मैंने प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले लोगों के सभी हालिया रिकॉर्डों की जांच कर ली है। कोई समस्या नहीं है।
गुप्त विमान और बाहरी दुनिया के बीच संचार बहुत अस्थिर है, और हमारे पास जो कुछ संचार टावर हैं वे तब तक काम नहीं करते जब तक कि हम संचार के लिए विशेष रूप से मंत्र रचना का उपयोग न करें। दुर्भाग्यवश फॉर्मेशन जिन तक हमारी पहुंच होने से हम इस पूरे क्षेत्र को सील कर सकते हैं और उसे एक पिंजरे में बंद पक्षी में बदल सकते हैं। तो अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है कि वह अन्य प्रकाश मागी क्षेत्रों में भाग जाए। सीजन ने आगे कहा। बिल्कुल, बहुत साहसिक निर्णय। लेलिन ने सिर हिलाया। अनंत नदी के मैदानों के गुप्त क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार के बीच की दूरी भी बहुत अधिक थी। यहां तक कि कुछ अत्यंत खतरनाक क्षेत्रों से भी गुजरना पड़ता है। जब वैड अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में था तब उसके लिए ये कठिनाई बहुत अधिक थी, और जब वह शापित था तब तो ये कठिनाई और भी कम थी। ये तुम्हारी दिक्कत है, आप इसे हल करें, सीजन ने झुंझलाहट में उत्तर दिया। ठीक है, हालांकि वास्तव में यही स्थिति हम चाहते थे, है न? लेलिन उठ खड़ा हुआ जबकि वह बोलता रहा। डेसमंड का तबादला कर दिया गया है और कोई नहीं जानता कि वैड जीवित है या मरा है। अगले कुछ दिनों में उसे बाहरी दुनिया के किसी भी जादूगर से संवाद करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अनंत नदी के मैदान के गुप्त विमान का पूरा मुख्यालय अब हमारा है। प्रश्न। बोलने के बाद लेलिन ने जाने के इरादे से अपने वस्त्र फेंकने का नाटक किया। आप क्या कर रहे हो? पीछे छोड़ी गई गंदगी का ख्याल रखना और डार्क मैगी को हमारे बचाव और संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था करना। लेलिन का आंकड़ा अंततः दूरी में गायब हो गया, उसकी आवाज की प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ दिया। लेलिन सीधे अपने कमरे में गया, एक गुप्त दरवाजा खोला और एक तहखाना सामने आया। मेरे नाथ, काले कपड़े पहने एक बौना लेलिन की ओर झुका। लेलिन ने सिर हिलाया और फिर बौने की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों से एक तेज रोशनी निकली और बौने के माथे में गायब हो गई। बौने का शरीर एक क्षण में फूल गया, उसके शरीर पर हरी नसें छोटे छोटे सांपों की तरह रेंगने लगीं। काचा तारांकन। बौने का शरीर लगातार बढ़ता गया और वास्तव में वह एक छोटे बौने से एक वयस्क बलिष्ठ नर में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर में परिवर्तन के साथ ही उसके काले कपड़े फट गए और एक मर्दाना और सुंदर आकृति सामने आई। हालांकि जो कभी एक सुंदर पुरुष शरीर था उस पर अब सभी प्रकार के रूनिक ब्रांड्स ने कब्जा कर लिया था, जिससे एक विचित्र मंत्र संरचना बन गई थी। उस आदमी का शरीर जो कि लताओं से लदा हुआ था अनायास ही कांप उठा, क्योंकि उससे लगातार मोती के आकार का पसीना टपक रहा था। देखने में तो ऐसा परिवर्तन बहुत असुविधाजनक था, लेकिन उस तगड़े आदमी ने दांत पीस लिए और कोई आवाज नहीं की। तुमने बहुत अच्छा किया, नंबर 2। लेलिन ने उस हटे कट्टे आदमी की ओर देखा और उसकी प्रशंसा की। मास्टर की सेवा करने में सक्षम होना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये तगड़ा आदमी वास्तव में ब्रांडेड तलवारबाजों में से एक था जो लेलिन की सेवा करता था। एक ब्रांडेड तलवारबाज के रूप में अपनी ताकत के साथ नंबर 2 के लिए वैड को मारने में विफल होने का एकमात्र तरीका, जो पहले से ही घायल और कमजोर था, लेलिन के विशेष निर्देशों के अनुसार था। यहां तक कि वैड को चेतावनी देने वाले कागज के टुकड़े का प्रबंध भी लेलिन ने ही किया था। मैंने पहले ही आपकी मदद की है, आगे जो भी होगा वह सब आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। लेलिन ने हल्की सी आह भरी, उसकी पुतलियां शून्य में घुस गईं और वैड को देखने लगी, जो पहले से ही भाग रहा था। वह ये सब करने के लिए बहुत आगे निकल गया था। आखिरकार वैड के साथ उनके संबंध कुछ हद तक अच्छे थे और उन्होंने उसे फोर सीजन्स गार्डन में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। वह कुछ हद तक वैड के ऋणी थे। यद्यपि रेनॉल्ड के लेलिन के प्रति बुरे इरादे थे और लेलिन ने निर्दयतापूर्वक जवाबी हमला किया था और अप्रत्यक्ष रूप से रेनॉल्ड की मौत का कारण बना था, लेकिन इसका वैड से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए लेलिन को सुविधाजनक होने पर उसे छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसे और आगे बढ़ाते हुए वैड में अभी भी मैगस बनने की कुछ प्रतिभा थी और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे लेलिन अपनी नज़रों में रखता था। यदि वैड अपने पिता या किसी अन्य का बदला लेना चाहता था तो वह वैड को मार सकता था। इस कृत्य के बाद लेलिन को लगा कि उसने वैड का कर्ज चुका दिया है। यदि उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से लेलिन को भड़काने का फैसला किया तो वैड को तुरंत मार दिया जाएगा। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। लेलिन के मन में एक बहुत स्पष्ट रेखा थी। वैड अब लेलिन के लिए थोड़ा सा मददगार बन गया था और उनके बीच कुछ हद तक अच्छे संबंध थे, इसलिए वह उसे छोड़ सकता था। यदि वे और भी करीब होते तो लेलिन उसे खुद की देखभाल करने के बजाय नंबर 2 और नंबर 3 को उसे बाहर निकालने के लिए भेज सकता था। बेशक इन सब से पहले शर्त यह थी कि इनमें से कोई भी लेलिन के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो एहसान और उस प्रकृति की चीजें विचार करने लायक भी नहीं होती। मैं अब उसका पीछा नहीं करूंगा, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, सीजन निश्चित रूप से उसे मारने के लिए 1000 मैडलिंग हैंड से डार्क मैगी को जुटाएगा। आप सौभाग्यशाली हों। लेलिन ने अनुमान लगाया कि बाहरी दुनिया में वैड के जीवित रहने की संभावना 40% से अधिक नहीं थी। यह ऐसी स्थिति थी जिसमें उनकी अपनी किस्मत भी अहम भूमिका में थी। हालांकि ये मुख्यालय में रहने से कहीं बेहतर था, जहां उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए लेलिन ने थोड़ी आह भरी और जल्दी से इस मामले को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और नंबर 2 और नंबर 3 को अपने तुरुप के पत्ते बनने के लिए खुद को छिपाने का आदेश दिया।
बिना किसी को बताए लेलिन उस क्षेत्र में आ गया जहां संरचना जिनका केंद्र था। सीजन ने उसे जो भी करने का आदेश दिया था, स्वाभाविक रूप से उसकी अवहेलना की गई थी। क्या सीजन ने इतनी छोटी सी बात पर उससे झगड़ा करने की हिम्मत की? फॉर्मेशन जिनका केंद्र अब फोर सीजन्स गार्डन के मुख्यालय के मध्य में स्थित था, जो रेनॉल्ड के कार्यालय से ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ अपने हर कदम पर वह अनेक ज्योतिर्मय जादूगरों को देख सकता था जो अपना कार्य करते हुए काफी गंभीर दिखाई देते थे। इन मैगी में न केवल फोर सीजन्स गार्डन के मैगी थे, बल्कि लाइटनिंग कॉर्प्स के भी कुछ मैगी थे। लेलिन की नज़र में संरचना जिनका मूल एक जनरेटर कक्ष की तरह था जो रक्षा मंत्र संरचना के रखरखाव के लिए आवश्यक था। फोर सीजन्स गार्डन की रक्षा करने वाली रक्षा मंत्र संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण थी और पिछले हमले के साथ इस तरह के रक्षात्मक तंत्र की स्थिति और आवश्यकता कई गुना बढ़ गई थी। हालांकि लेलिन की नज़र में यह एक सजावट मात्र थी। अब वह फोर सीजन्स गार्डन के दो सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक था, और न केवल इन मागी ने उसके यहाँ होने पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि वे उसके सामने झुक गए। मैगी को बाहर भेजने के बाद लेलिन उस कमरे में प्रवेश किया जिसमें आत्मा जिन स्थित था। ये कमरा बहुत खाली था और ठंडी हवा के झोंके इधर उधर तैर रहे थे, जिससे तापमान गिर गया था। कमरे के केंद्र में संरचना जिन के मुख्य भाग के भीतर धातु के खंभे, जिन्हें लेलिन ने पिछली बार देखा था, ऊंचे खड़े थे। आमतौर पर इस प्रकार का निर्माण जिन एक ऐसा प्राणी होता था जिसमें कोई चेतना नहीं होती थी और वह केवल प्रक्रियाएं ही करता था। इसकी तुलना लेलिन की एआई चिप से नहीं की जा सकती थी, लेकिन जादू से इस चीज का निर्माण करने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिसने लेलिन को बहुत आश्चर्यचकित किया। ये रैंक 1 और रैंक 2 मैगस द्वारा निर्मित उत्पाद था। क्या इसका मतलब ये था कि रैंक 3 या 4 के मैगी जादू का उपयोग कर सकते थे और कृत्रिम बुद्धि उत्पन्न कर सकते थे और यहाँ तक कि जीवन भी उत्पन्न कर सकते थे? लेलिन के दिल में उत्साह के साथ साथ कुछ सतर्कता भी थी। यद्यपि उसके पास एआई चिप थी और अन्य मैगी की तुलना में उसकी शुरुआत बेहतर थी, तथापि उच्च रैंक वाले मैगी का विकसित मस्तिष्क सामान्य कंप्यूटरों के बराबर था। उनका लाभ कम स्पष्ट होता जा रहा था और अंततः अप्रचलित हो जाएगा। हालांकि वह अभी भी बहुत आश्वस्त था। यहाँ तक कि अगर एक दिन ऐसा भी आया जब एआई चिप द्वारा उसे दिए गए लाभ बराबर हो गए, या यहाँ तक कि अन्य मैगी द्वारा उससे आगे निकल गए, तो उसे विश्वास था कि ऐसा होने से पहले वह पर्याप्त शक्ति एकत्र कर लेगा और किसी भी चुनौती से नहीं डरेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ लेलिन ने अपने हाथ की हथेली को धातु के खंभे की सतह पर दबाया। आपका स्वागत है, मैगस लेलिन फॉलियर, 7 सितारों के अधिकारी। कृपया अपनी आवश्यकतानुसार कार्य चुनें। लेलिन के दिमाग में गठन जिन की आवाज गूंजी, जिसने तुरंत कुछ मौलिक मॉड्यूल को अलग कर दिया, जिसमें शामिल थे मंत्र गठन की निगरानी, जानकारी की जांच, बुनियादी रूनों में परिवर्तन आदि। लेलिन की आध्यात्मिक शक्ति ने मॉड्यूल को स्पर्श किया जिससे उसे जानकारी की जांच करने की अनुमति मिली। इसके तुरंत बाद उसके दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी उभरी। ये संरचना जिन वास्तव में एक विशाल केंद्रीय कंप्यूटर था, जिसके डाटाबेस में फोर सीजन्स गार्डन के मैगी के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी दर्ज थी। इस समय उसके पास कुछ अत्यंत गोपनीय दस्तावेजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों तक पहुंच थी। अनंत नदी मैदान के गुप्त विमान का नक्शा, संसाधनों का वितरण, सबसे अच्छा मिशन, प्रत्येक गोदाम की सूची, शैक्षणिक ज्ञान का बैकअप। एक उपनिर्देशिका ने लेलिन को चकित कर दिया क्योंकि यह उसकी आंखों के सामने से गुजरी। यह सिर्फ एक नवगठित गठन जिन था, और अगर यह एक उच्च स्तरीय गठन जिन होता जिसने फोर सीजन्स गार्डन में 1000 से अधिक वर्षों का इतिहास दर्ज किया होता, तो इसके भीतर की सारी जानकारी लेलिन के मस्तिष्क को विस्फोट कर देती। डेटा प्रविष्टि को नियंत्रित करने के लिए एक मंच की खोज की गई है। रिमोट कंट्रोल से आगे बढ़ें। इस समय एआई चिप की आवाज लेलिन के कानों में पड़ी। हाँ, लेलिन ने सिर हिलाया। इसके बाद आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा ने धातु के खंभे को ढक लिया। एआई चिप फॉर्मेशन जिनमें संग्रहीत जानकारी की एक प्रतिलिपि बनाएं और ब्राउजिंग के लिए एक कैटलॉग स्थापित करें। लेलिन ने आदेश दिया। बीप, मिशन स्थापित। जानकारी की प्रारंभिक प्रतिलिपि, प्रगति 1%, 0.34%, 100%। एआई चिप की दक्षता बेहद चौंकाने वाली थी और यह जो मात्रा संग्रहीत कर सकती थी वह लेलिन की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। फॉर्मेशन जिनमें संग्रहीत सभी जानकारी को डुप्लीकेट करने में केवल कुछ सेकंड लगे और इसने ज्यादा जगह भी नहीं ली। ऐसा लगता है कि देहांतरण के बाद न केवल एआई चिप मेरी आत्मा के साथ जुड़ गई है, बल्कि इसका भंडारण स्थान भी बढ़ गया है। यहाँ तक कि अगर मैं फोर सीजन्स गार्डन जैसे उच्च स्तरीय संरचना वाले जिन से जानकारी की नकल करूं, जिसके भीतर 1000 साल से अधिक की जानकारी संग्रहीत है, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेलिन के चेहरे पर खुशी झलक उठी और फिर उसने आदेश दिया, खोज करो। दुर्लभ वस्तु स्तंभ। इसके तुरंत बाद तुलना के लिए एक चित्र एआई चिप को भेजा गया। यह विचित्र प्रकार का छत्तेनुमा कोयला था, जिसमें अनेक मोती लगे थे, जो नेत्रगोलक की तरह दिखते थे, चमकदार और राक्षसी थे। फोर सीजन्स गार्डन के मुख्यालय के मुख्य गोदाम में सफाई करने के बाद लेलिन को यही मिला था। ये निश्चित रूप से गुप्त विमान में पाई गई एक उच्च श्रेणी की वस्तु थी। हालांकि लेलिन को पता नहीं था कि यह क्या है, और एआई चिप के डेटाबेस में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी रैंक 2 मैगस रेनॉल्ड इसे पहचान लेगा।
यदि ऐसा न होता तो वह इसे इतना मूल्यवान न मानते और इसकी इतनी अच्छी तरह से रक्षा न करते। इस छवि के साथ निश्चित रूप से फॉर्मेशन जिन में इसका रिकॉर्ड होगा। जैसी कि उम्मीद थी, फॉर्मेशन जिन से डेटाबेस जोड़ने के बाद एआई चिप ने तुरंत जवाब दे दिया। 1000 आंखों वाली स्टारफिश के मांस का जीवाश्म, दुर्लभता की डिग्री स्तर 5S, खोज का स्थान अनंत नदी मैदानों के गुप्त तल में लीमा चैनल। नोट लेने वाला रेनॉल्ड। 1000 आंखों वाली स्टारफिश, यह कोई प्राचीन प्राणी प्रतीत होता है। लेलिन ने अपनी ठोड़ी रगड़ी और इसके उपयोगों का परिचय देखा। 1000 आंखों वाली स्टारफिश के मांस में अत्यंत समृद्ध जीवन ऊर्जा होती है और यह टूटे हुए अंग को तुरंत पुनर्जीवित कर सकती है और यहां तक कि मौत के कगार पर खड़े मैगी को भी जीने का मौका दे सकती है। यह अंगों की मजबूती में भी बहुत कारगर है। 1000 आंखों वाली स्टारफिश के मांस के सिर्फ 1 ग्राम से यह अंग की अनुकूलन क्षमता की दर को 2 स्तरों तक बढ़ा सकता है। लेलिन की आंखों में इस बिंदु तक पड़ते समय उत्साह की एक पागलपन भरी झलक थी। अंग की अनुकूलनशीलता, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरे हृदय के पुनर्निर्माण में उपयोगी है? उनके हृदय की पुनर्रचना की प्रगति 69% पर अटकी हुई थी। आखिरकार शरीर का पुनर्निर्माण एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया थी, खासकर जब लेलिन अपने दिल को इस तरह बदलना चाहता था कि वह विशालकाय कैमोइन सर्प के समान हो। योगदान टोकन। यहां तक कि लेलिन के पिछले जीवन में भी अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के दौरान शरीर द्वारा नए अंग को अस्वीकार करने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। यह मानव शरीरों के बीच प्रत्यारोपण के लिए था और विशेष रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली अंग, जैसे कि एक प्राचीन प्राणी का हृदय, जिसे एक साधारण जादूगर के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाना था। जादू की मदद से भी लेलिन को अपने शरीर और दिल की अनुकूलता बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में समय बिताना पड़ा। उनके हृदय की पुनर्रचना की प्रगति काफी धीमी हो गई थी। हालांकि अब 1000 आंखों वाली स्टारफिश का मांस वास्तव में शरीर के एंटीबॉडी को दबाने और मेजबान शरीर के अंगों के अनुकूलन की दर को बढ़ाने में सक्षम था। इससे लेलिन उत्साहित कैसे न हो सकता था। अब अपने पास मौजूद 1000 आंखों वाली स्टारफिश के मांस के उपयोगों को जानने के बाद लेलिन बेहतर मूड में कमरे से बाहर चला गया। इसके तुरंत बाद उनके लिए एक संदेश आया। क्या कोई मुझे देखना चाहता है? और क्या आपके पास रैंक एक योगदान टोकन है? लेलिन ने अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए पूछा, ये कौन है? जो व्यक्ति उसे सूचित करने के लिए आगे आया वह एक युवा महिला मैगस थी, जो श्रद्धापूर्वक लेलिन को देख रही थी। खैर, अपने वंश द्वारा रूपांतरित होने के बाद वह जहां भी जाता, उसकी उपस्थिति की प्रशंसा सुंदर के रूप में की जाती। इसके अलावा इतनी कम उम्र में रैंक एक मैगस के स्तर तक पहुंचना यह दर्शाता है कि वह भयावह रूप से मजबूत था। इससे काफी हंगामा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई महिला मैगी ने उनकी प्रशंसा और आराधना की। ये बहुत पुराना और बहुत घमंडी औरत। महिला जादूगर ने अपना सिर झुकाया और एक क्षण तक सोचा, फिर इन शब्दों को चुना। एक बूढ़ी घमंडी औरत। लेलिन दंग रह गया और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह कौन है। उसे कॉन्फ्रेंस रूम 3 में ले आओ, मैं उससे वहीं मिलूंगा। महिला जादूगरनी झुकी और तेजी से पीछे हट गई। लेलिन पीछे रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मनला और जेना के शरीर पर लगाए गए अभिशाप से वह कुछ हद तक ये बता सकता था कि उनके आसपास क्या हो रहा था। मनला के शरीर पर लगे श्रापों को फूटते हुए देखने के बाद लेलिन को यह महसूस हुआ कि जेना के पीछे का परिवार उसके साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बात सच हो गई है। सोचने पर ऐसा लगा कि शाप का पूर्ण प्रभाव पड़ने का समय निकट आ गया है। उन्होंने सभी संभव तरीके आजमा लिए होंगे और जब कोई अन्य रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने उसके साथ समझौता करने का निर्णय लिया। इस बार मैं क्या मांगूं? लेलिन ने अपनी ठोड़ी खुजाई। उनके मन में इस परिवार के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी, जो स्वयं को दूसरों से ऊपर समझता था और उन्हें भारी कीमत चुकाने तथा उन्हें नीचे गिरते देखने की तैयारी कर रहा था। हालांकि अपने क्षेत्र पर इतना घमंडी होना। लेलिन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। 3 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम 3 में एक वृद्ध महिला की तीखी आवाज सुनाई दी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह क्या कर रहा है, लेकिन मैं पहले ही 3 घंटे से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ। तुरंत, यदि नहीं तो मैं अपने योगदान टोकन का उपयोग करूंगा और आपको नौकरी से निकाल दूंगा। मैं इसकी कसम खाता हूँ। तारांकन धमाका। तारांकन। इसके बाद कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। जिस महिला जादूगर ने लेलिन को सूचित किया था वह बाहर भागी। उसके चेहरे पर नाखुशी के भाव थे। वह शापित बूढ़ी औरत। क्या वह सिर्फ इसलिए आदेश दे रही है क्योंकि उसके पास योगदान टोकन है? एक दिन महिला जादूगर ने मन ही मन कोसा। अचानक एक छाया उसके ऊपर छा गई, जिससे एक जादूगर का आकार प्रकट हुआ। भगवान भगवान, लेलिन, एक मेहमान है जो आपसे मिलना चाहता है। वह चौंक गई और तुरंत झुक गई। उसके गाल गुलाबी लाल हो गए। मैं समझता हूँ। लेलिन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और महिला मैगस थोड़ी घबराई हुई सी कमरे में चली आई। उसने जानबूझकर यहाँ आने के लिए अधिक समय लिया था ताकि वह अपना गुस्सा शांत कर सके। हालांकि उसके जैसे लोगों के लिए जिनकी आत्मा ने उसकी विक्षिप्त विशेषता को प्रभावित किया था, समय कुछ भी बदलने वाला नहीं था।
क्या मैंने लेलिन को बुलाने के लिए नहीं कहा था? सम्मेलन कक्ष 3 बहुत बड़ा था, जिसमें कुछ लंबे चमड़े के सोफे और बीच में कुछ टेबलें थीं। ये वह जगह थी जहां मेहमान आराम से बैठ सकते थे, पेय ले सकते थे और बातचीत कर सकते थे। हालांकि अब एक मेज पलट गई थी और जमीन पर कुछ कप और प्लेटों के टूटे हुए अवशेष पड़े थे। एक वृद्ध महिला जो उच्च वर्ग के कपड़े पहने हुए थी, उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। उसने काले दस्ताने पहन रखे थे और एक छोटा सा बैग थामे हुए थी। उसका स्वभाव बहुत खराब था। लेलिन को देखकर वह पहले तो दंग रह गई, फिर उसकी आंखों से घृणा की धार बह निकली। बूढ़ी औरत की छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी, मानो वह अपने दिल के गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही हो। फिर घमंड भरे लहजे में वह बोली, लेलिन, क्या ये है? आपने वास्तव में हमारे महान बोटेली परिवार को अपमानित करने का साहस किया है। ये तो घोर पाप है। हालांकि शक्ति और शांति की मां परोपकारी और दयालु है। अब अपनी गलतियों को स्वीकार करो और जेना को ठीक करो। मैं आपकी सजा को हल्का करने पर भी विचार कर सकता हूं। बोलते समय वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो वह उसे पश्चाताप करने की अनुमति देकर उसके प्रति उदारता दिखा रही हो, मानो उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो जिसके लिए उसे क्षमा की आवश्यकता है। पकड़ना। ऐसी दया भरी नजर से लेलिन बेहद नाराज हो गया और उसने उसे बुरी तरह से टोक दिया। क्या क्या आप कबूल करने की तैयारी कर रहे हैं? बूढ़ी औरत ने अपना सिर ऊंचा रखा। नहीं, मैं तो बस तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम पागल हो? लेलिन ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा। क्या कहा आपने? वृद्ध महिला के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। यदि आपने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना तो मैं इसे दोबारा कहूंगा। लेलिन की आवाज कुछ हद तक ऊपर उठ गई। हैं, आप पागल? तुमने वास्तव में हिम्मत की? बूढ़ी औरत ने लेलिन की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए और गुस्से में कांपने लगे। तुमने वास्तव में मुझसे, जो बोटेली परिवार में वर्तमान में सत्ता पर काबिज हूं, इस तरह से बात करने की हिम्मत की है? तुमने मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने की हिम्मत की। नरक न करे, मैं तो इतना दयालु था कि मुझे आशा थी कि मैं तुम्हें क्षमा कर सकूंगा। हे शक्तिशाली और दयालु शांति की मां, कृपया मेरी मूर्खता को क्षमा करें। रुको। लेलिन अब ये बात और सुनना नहीं चाहता था। अब उसे स्थिति का पता चल गया था। जेना का परिवार, जो कि बोटेली परिवार था, निश्चित रूप से पागलपन की पारिवारिक बीमारी से ग्रस्त था। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, केवल मैं ही जेना के शरीर पर लगे अभिशाप को हटा सकता हूं, और वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी उपलब्ध तरीकों को आजमाने के बाद आपके पास यहां आने और मुझसे मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि आप यहां एक उपकार मांगने आए हैं, इसलिए पहले आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। लेलिन ने उंगली उठाई। यदि नहीं, तो आप केवल जेना को मरते हुए देख सकते हैं। बोलने का ऐसा असंयमित तरीका वृद्ध महिला के सम्माननीय होने के ढोंग को भेदता हुआ प्रतीत हुआ। उसके चेहरे की लाली तुरंत गायब हो गई तथा वह पीली दिखने लगी। मैं जानता था, तुम्हारे जैसे पापियों से सौदेबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम बस हमारा फायदा उठाने की कोशिश करोगे। एकमात्र चीज जो तुम्हारा इंतजार कर रही है वह है अनंत मृत्यु। बूढ़ी औरत लगातार बुदबुदाती रही। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। हालांकि इसके तुरंत बाद उनके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और वे शांत हो गए। इस समय बूढ़ी महिला ने एक सोने का टोकन निकाला जो उसकी हथेली के आकार का था। उसे लेलिन के सामने लहराया और गर्व से मुस्कुराई। ये देखा, ये रैंक एक योगदान टोकन है जो मेरे पूर्वजों को फोर सीजन्स गार्डन से प्राप्त हुआ था। यह मुझे यहाँ महान बनाता है, और यदि मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ तो फोर सीजन्स गार्डन को मेरी एक मांग पूरी करनी होगी। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं चाहूँ कि वे तुम्हें निकाल दें तो क्या होगा। तो आपके इतने अनियंत्रित होने का कारण ये था कि आपके पास एक टोकन था। लेलिन को अचानक हंसने की इच्छा हुई। इस तथ्य को छोड़ भी दें कि वह फोर सीजन्स गार्डन छोड़ने की योजना बना रहा था, तो भी वह शुरू से ही उन्हें बहुत अधिक महत्व नहीं देता था। हालांकि ये बूढ़ी औरत फोर सीजन्स गार्डन पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए थी, और उसने इसे उसे धमकाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया। जो भी हो, अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला ये कि आप आज्ञाकारी होकर अपनी गलतियों को स्वीकार करें और जेना को ठीक करने के लिए मेरे साथ वापस आएं। दूसरा यह है कि फोर सीजन्स गार्डन से निर्वासित कर दिया जाएगा और अंततः पीछा करके मार दिया जाएगा। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान उभर आई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेलिन अवाक रह गया जब उसने इस बूढ़ी औरत को देखा। अचानक उसे वह थोड़ी दयनीय लगी। फोर सीजन्स में ऐसा नियम था और उसके हाथों में रैंक एक योगदान टोकन भी प्रामाणिक था। दुर्भाग्यवश वह कुछ दिन देर से आई। यदि वह कुछ दिन पहले यहाँ आ जाती तो वह इस टोकन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो सकती थी और फोर सीजन्स गार्डन के साथ उसे दबा सकती थी। पर अब लेलिन ने उसके हाथ में रखे टोकन को देखा। ये सही है, वह शायद अभी भी हम पर हुए हमले, रेनॉल्ड की मौत और मेरे द्वारा कमान संभाले जाने के बारे में नहीं जानती। इस हमले को शीर्ष गुप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था और गुप्त विमान के लिए फोर सीजन्स गार्डन प्रवेश द्वार को कुछ समय के लिए सील भी कर दिया गया था। सामान्य मैगी के लिए इसके बारे में जानना असंभव था।
समय के अंतर और विभिन्न अन्य कारकों के परिणामस्वरूप ये वृद्ध महिला स्पष्ट रूप से अभी भी नहीं जानती थी कि फोर सीजन्स गार्डन की इस शाखा के मालिक पहले ही बदल चुके थे, जबकि वह इतनी जोर से और बेशर्मी से आक्रमण कर रही थी। क्या गलत? कोई विकल्प नहीं चुन सकते? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? लेलिन की लंबी चुप्पी से उसे यह आभास हुआ कि वह डर गया था। इसलिए उसके चेहरे पर अधिक अभिमानी भाव था और वह जोर से चिल्लाई, गार्डो, गार्ड। क्या बात है? कुछ ही मिनटों बाद सफेद वस्त्र पहने कुछ जादूगरों ने हमला कर दिया। फोर सीजन्स गार्डन के नाम पर मैं आपको लेलिन को गिरफ्तार करने का आदेश देता हूं। वृद्ध महिला ने अपने हाथ में सोने का टोकन उठाया, जो चमककर 4 रंगों वाली अंगूठी का रूप ले लिया। एक बहुत ही पहचानने योग्य आवृत्ति वाली ऊर्जा तरंग उत्सर्जित हुई। ये रैंक एक योगदान टोकन है। यह नकली नहीं हो सकता। गार्ड मैगी ने उस पर नजर डाली और बूढ़ी औरत का अभिवादन करने के लिए झुका। उसने सिर हिलाया, फिर भी अहंकार झलक रहा था। उसे पकड़ो, उसने लेलिन की ओर इशारा किया। उसे कुछ गार्ड मैगी ने बूढ़ी औरत को देखा, फिर लेलिन को इस स्थिति को संभालना मुश्किल पाया। क्या गलत? उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कोई अपने कान बंद करना चाहता था। क्या आप एक सदियों पुराने समझौते के खिलाफ जाना चाहते हैं? धमकियां? मुझे लगता है मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। इस बूढ़ी औरत को इस तरह व्यवहार करते देख लेलिन को अचानक वह काफी दयनीय लगी और उसने उसके साथ आगे खेलने की इच्छा खो दी। उसने कुछ गार्डों की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया। आप पहले लौट सकते हैं। जी महाराज। पहरेदारों ने लेलिन को गहरा प्रणाम किया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो और वे जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। इंतजार। उन्होंने तुम्हें क्या कहकर बुलाया? मेरे नाथ, क्या आप पोषनिंग टीम के एक सामान्य जादूगर नहीं हैं? क्या आप भी बहिष्कृत नहीं हैं? बूढ़ी औरत उत्तेजित होकर बोली। वह महसूस कर सकती थी कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर थीं, जैसे कि उसके दिल में कोई पत्थर गड़ा हुआ हो। ऐसा लगता है कि आपने मेरी काफी गहन जांच कर ली है। दुर्भाग्य से मैं उससे थोड़ा तेजी से रैंक में ऊपर चढ़ गया हूं। लेलिन ने अपने हाथ फैलाए, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। क्या वह केवल इस पद पर तेजी से पहुंचने में सफल रहे थे? वह वस्तुतः यहां तक उड़कर आया था। सबसे पहले बड़ी संख्या में डाक मैगी को मारकर उसने शिकार दल के उपदल नेता का पद प्राप्त कर लिया था। मार्ग को मारने की अपनी युद्ध उपलब्धि के कारण उन्हें मुख्यालय का गश्ती निरीक्षक नियुक्त किया गया था। सिद्धांततः वह शिकार दल के नेता सीज़र जितना ही शक्तिशाली था। डाक मैगी के हमले और रेनॉर की मृत्यु के बाद उसने फोर सीजन्स गार्डन की इस शाखा की 1/3 शक्ति पर कब्जा कर लिया था। लेकिन रुकिए, इसमें और भी कुछ है। वेड को बाहर खदेड़ने के बाद उसके पास जो अधिकार था वह 2/3 तक बढ़ गया था। इतनी शक्ति के साथ उनका पद अध्यक्ष के बहुत निकट था। इस बूढ़ी महिला के पास केवल रैंक 1 का योगदान टोकन था, जो एक टीम लीडर के खिलाफ बेकार था, लेलिन के खिलाफ तो और भी ज्यादा। इसके बाद उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका भाव गंभीर हो गया। फॉर्मेशन जिन, इसे रिकॉर्ड कर लो। ये अहम बोटेली परिवार में सत्ता रखने वाली इस व्यक्ति ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया और रैंक 1 योगदान टोकन के साथ मेरी गिरफ्तारी का आदेश दिया। मैं ये घोषणा करता हूं कि उनसे अधिकार छीन लिए जाएं तथा उनके हाथ में रखा दान चिन्ह भी छीन लिया जाए। तारांकन विंग। तारांकन कमरे के बीच में जादुई रोशनी चमक उठी और दीवारें घूमती हुई रोशन रूनों की एक अंगूठी से भर गईं। रिकॉर्ड किया गया। सत्यापन पूर्ण। रैंक 1 योगदान टोकन से प्राधिकरण हटाया जा रहा है। एक रोबोट जैसी महिला की आवाज सुनाई दी और जादू से प्रकाश की किरणें अचानक बाहर की ओर चमक उठीं। बूढ़ी औरत इतनी प्रबल ऊर्जा तरंग से बुरी तरह डर गई। यदि उनके चारों ओर की सभी जादुई संरचनाएं एक ही बार में फट जाएं, तो उसका शरीर गायब हो जाएगा। रंगीन जादुई किरणों ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि एक वयस्क के आकार के हाथ में तब्दील हो गईं और उसके पास मौजूद रैंक 1 योगदान टोकन को छीन लिया। फिर उंगलियों ने बल लगाया। काचा तारांकन। किसी वस्तु के टूटने की आवाज सुनाई दी। पूरे टोकन की सतह पर दरारों का जाल फैल गया और बूढ़ी औरत की निराशाजनक निगाहों के नीचे वह छोटे छोटे धूल के कणों में बदल गया। तस तारांकन टोकन को नष्ट करने के बाद जादुई प्रकाश पीछे हट गया। यहां तक कि दीवार पर बनी मंत्र रचना भी गायब हो गई। बूढ़ी औरत अब गर्दन पर पकड़ी गई बत्तख की तरह थी, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि रैंक 1 योगदान टोकन को नष्ट करने के लिए फॉर्मेशन जिन को आदेश देने के लिए कितने अधिकार की आवश्यकता है। यह ऐसा काम था जो केवल चेयरमैन ही कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह युवक पहले ही रैंक 2 मैगस बन चुका था और फोर सीजन्स गार्डन का अध्यक्ष बन चुका था? ये दुनिया बहुत ही पागल थी। बूढ़ी औरत ने अपना सिर सहारा देते हुए कहा, मानो वह कोई सपना देख रही हो। कैसा है? क्या आपके पास कोई अन्य तुरुप का पत्ता है? आप उनका उपयोग करके देख सकते हैं। लेलिन ने अपनी दोनों बाहें पार करके बूढ़ी औरत को ठंडी निगाहों से देखा। उसका दिल बैठ गया। अब उसके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ये चिन्ह, जो उनके पूर्वज पीछे छोड़ गए थे, अंतिम उपाय था, लेकिन इसका उचित उपयोग न होने के कारण ये बेकार हो गया था। वापस लौटने पर तो वह खुद भी मुसीबत में पड़ जाएगी। आप क्या चाहते हैं?
उसकी आवाज़ इतनी भारी हो गई थी मानो वह 10 साल बूढ़ी हो गई हो। उसने अपनी पीठ झुका ली और फिर अपने स्वर से गर्व को त्याग दिया, पूरी तरह से पराजित। आप क्या चाहते हैं? लेलिन निर्दोष लग रहा था। आपकी पोती मेरे पास आए और कहने लगी कि मैं युद्ध का मुख्य कारण हूं और वह मुझे शुद्ध करना चाहती है। मुझे मजबूरन जवाबी हमला करना पड़ा और उन्हें जीवनदान देना पड़ा, जबकि मैं उन्हें आसानी से मार सकता था। मैं पहले से ही बहुत दयालु हूं और अब तुम मुझे धमकी भी देना चाहते हो। लेलिन वास्तव में इस मामले में पीड़ित था, सिवाय इसके कि उसने थोड़ी अधिक ताकत से जवाबी हमला किया था। जेना हमारी पीढ़ी की दृष्टा हैं। उसकी भविष्यवाणियां गलत नहीं हो सकती। बूढ़ी औरत ने जिद की। लेलिन हताश हो गया, लेकिन उसने अपने दिल को शांत कर लिया। इस तरह के तुच्छ मामले पर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी शर्तें बताऊं। मेरी आवश्यकताएं सरल हैं। मुझे जेना की भविष्यवाणी करने की क्षमता में दिलचस्पी है। मुझे ये तकनीक सिखाओ और मैं उस पर लगा श्राप हटा दूंगा। हे शांति की माता, न केवल तुम्हारे जैसा पापी हमें नियंत्रित करना चाहता है, बल्कि तुम हमारे परिवार की ध्यान तकनीक को भी पाने का दुस्साहस कर रहे हो। उसने अपनी छाती को ऐसे पकड़ लिया जैसे वह पागल होने वाली हो। क्या यह एक ध्यान तकनीक है या फिर कोई उच्चस्तरीय ध्यान तकनीक? लेलिन को अचानक बहुत दिलचस्पी हुई। इसके बारे में सोचो भी मत, राक्षस, शैतान। हमारे बोटेली परिवार की ध्यान तकनीक को प्राप्त करने की कोशिश करने के बारे में भी मत सोचो। बूढ़ी औरत ने उसे दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। हे, शायद तुम्हें यह पता ना हो, लेकिन जेन्ना के शरीर पर लगे अभिशाप को केवल मैं ही मुक्त कर सकता हूं। अन्यथा आप मॉर्निंग स्टार मैगस को खोजने का प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ एक मृत शरीर की प्रतीक्षा करेंगे। मैं तुम्हें एक दिन दूंगा। इस पर गहराई से विचार करें। लेलिन ने ताली बजाई और 2 गार्ड तुरंत अंदर आ गए। इस महिला को आराम करने के लिए भेज दो। लापरवाही मत करो। लेलिन का स्वर थोड़ा अलग था और 2 मैगी जो जानते थे कि वह क्या कहना चाह रहा था, जल्दी से बूढ़ी औरत के सामने आए, उसकी देखभाल करने के लिए तैयार। लेलिन ने सिर हिलाया और चला गया। हालांकि बूढ़ी औरत ने इसे अच्छी तरह से छुपा लिया था, फिर भी उसकी आंखों में ठंडक लेलिन को स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह जो कुछ सोच रही थी, लेलिन को बहुत पहले ही पता चल चुका था। क्या आप मुझे नकली ध्यान तकनीक से ठगने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैगी बुद्धिमान लोग हैं। यदि आप मुझे नकली देंगे तो मुझे अवश्य पता चल जाएगा। यदि मैं नहीं बता सकता, तो मैं कुछ अनुचरों को ढूंढ सकता हूं और उन पर परीक्षण कर सकता हूं। जब तक, यदि वह मुझे सचमुच एक उच्च कोटि की ध्यान तकनीक दे, लेकिन उसमें एक बहुत ही स्पष्ट दोष है। केवल इन परिस्थितियों में ही उच्च कोटि की ध्यान तकनीकों से वंचित मागी इसका प्रयोग करने के लिए प्रलोभित होंगे। कितनी अफसोस की बात है। लेलिन मुस्कुराया। यदि वह उच्च कोटि की ध्यान तकनीक से रहित एक जादूगर होता, तो वह निश्चित रूप से प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ होता और अंततः उसमें प्रशिक्षण ले लेता। आखिरकार इससे आगे बढ़ने की संभावना बढ़ी, साथ ही बेहतर भविष्य की गारंटी भी मिली। दुर्भाग्यवश उनके पास पहले से ही एक उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक थी, कैमोइन्स प्यूपिल। बोटेली परिवार की ध्यान तकनीक चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, वह इसका प्रयोग केवल संदर्भ के रूप में ही करेंगे तथा ध्यान तकनीक बदलने जैसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेंगे। होठों पर मुस्कान लिए लेलिन एक गुप्त कमरे के अंदर चला गया। इस गुप्त कमरे की चारों दीवारें मोटे पत्थर से बनी थीं, जिन पर असंख्य रून लगे हुए थे जो ऊर्जा को पृथक कर सकते थे। बीच में एक अजीब आकार का छोटा पत्थर का काउंटर था। 3 खंभे एक त्रिकोणीय खंड को सहारा देते थे, जिसके साथ साथ बड़ी मात्रा में हरी लताएं रेंगती थीं। गठन जिन संचार मंत्र गठन को सक्रिय करें, लेलिन बोला। प्राधिकरण सत्यापित संचार मंत्र निर्माण को सक्रिय करना। जैसे ही संरचना जिन बोला, छोटे पत्थर के काउंटर से एक धुंधली चमक निकली और कमरे में सभी रून चमकने लगे। ये देखकर लेलिन ने सिर हिलाया। गुप्त विमान और बाहरी दुनिया के बीच संचार लगभग असंभव था, और यह केवल एक विशेष संचार मंत्र के माध्यम से ही संभव था। यह एक विशेष रूप से निर्मित संचार मंत्र संरचना थी जो गुप्त विमान के अलगाव प्रभाव को भेद सकती थी और काफी महंगी थी। 4 सीजन्स गार्डन में संपूर्ण इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त तल में केवल यही एक संरचना थी। इससे पहले लेलिन और सीजर के संयुक्त प्रयासों से वैड के बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने के अधिकार को सील कर दिया गया था। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां वह किसी से संपर्क नहीं कर सकता था, वैड के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेलिन ने अपनी गुप्त छाप वाली पुस्तक निकाली और सबसे हाल के पृष्ठ पर पलटा। अंत में एक नीली छाप थी जो प्रकाश स्तंभ की तरह दिखती थी। लेलिन ने उसे हल्के से थपथपाया। तारांकन धमाका। तारांकन नीला प्रकाश स्तंभ अचानक बड़ा हो गया और कमरे में रून लगातार जलने लगे। पत्थर के काउंटर से एक लाल रेखा निकली जो नीले प्रकाश स्तंभ की गुप्त छाप की सतह से जुड़ गई। क्या ये सर हैदर हैं? हाल ही में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लेलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसका, आप, जल्दी, मुझे इलाज बताओ। नीले गुप्त स्थान के भीतर से एक थकी हुई आवाज आती जाती रही, जैसे मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया हो या किसी बीमारी से पीड़ित हो।
इस आवाज का मालिक हैदर था, जो एक जादूगर था और बोटेली परिवार के साथ उसके अच्छे संबंध थे, जिसे बूढ़ी औरत ने जेना का इलाज करने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले वह अपने उपचार के तरीकों में असफल रहे थे। न केवल वह उस जहर से संक्रमित हो गया था जिसे लेलिन ने स्वयं बनाया था, बल्कि वह जहर संचार छाप के साथ भी आया था। इसलिए लेलिन बोटेली परिवार के बारे में बहुत कुछ जानने में सक्षम था। लेलिन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सर हैदर, मैं आपको एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। बोटेली परिवार में सत्ता का स्वामी पहले ही मुझसे संपर्क कर चुका है। उसने मुझसे जेना के अभिशाप को हटाने के लिए विनती की, लेकिन तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उसके शब्द सुनकर छाप शांत हो गई और फिर कुछ टूटने की आवाज आई। वह वेश्या, वह पागल। सोचिए मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की। खांसी खांसी। 2 वाक्य बोलने के बाद ही हैदर जोर जोर से खांसने लगा। लेलिन की मुस्कान और भी उज्ज्वल थी। सर हैदर, मेरे छाया संक्षारण का प्रभाव कैसा है? मैंने इस पर बहुत मेहनत की। आप एक बहुत ही उत्कृष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं। मैं इसके बारे में आपका मूल्यांकन जानना चाहूंगा। काफी समय के बाद लेलिन ने एक बार फिर गुप्त स्थान से हैदर की आवाज सुनी। आप जीत गए हैं। विष की संरचना बहुत जटिल है, तथा वे एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। मेरे पास वास्तव में इसे हटाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे इलाज बताए, न कि सिर्फ इसे दबाने के लिए दवा, और मैं आपको वह सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूं। अच्छा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, विशेषकर ध्यान तकनीक की विषय वस्तु के बारे में आपका ज्ञान। 1000 आंखों वाली स्टारफिश। एक दिन बाद लेलिन एक बार फिर बोटेली परिवार की बूढ़ी महिला से मिला। हालांकि इस बार वह पीली और बुरी हालत में दिख रही थी, जैसे कि उसने ठीक से आराम नहीं किया हो। लेलिन को देखते ही उसकी आंखों में जान आ गई और वह धीमी आवाज में बोली, मैं आपको हमारे परिवार से संबंधित गुप्त उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक के बारे में जानकारी दे सकती हूँ। हालांकि मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये तकनीक अधूरी है और इसमें प्रशिक्षण लेने वालों पर कड़ी सीमाएं और प्रतिबंध लागू हैं। यदि आप जबरदस्ती इसका प्रशिक्षण लेंगे तो निश्चित रूप से इसके कुछ अवशिष्ट प्रभाव होंगे। यही मेरी समस्या है। बस मुझे ध्यान की विधि बता दो और मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति का उपाय बता दूंगा। यह इतना आसान है। अपनी आराम कुर्सी की आरामदायक पीठ पर झुककर लेलिन अपनी उंगलियां क्रॉस करके शांति से बोल रहा था। अच्छा, लेकिन हमें पहले ट्रायल साई की उपस्थिति के साथ एक अनुबंध करना होगा। बूढ़ी औरत ने अपनी पीठ सीधी कर ली। बिल्कुल, मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है। लेलिन ने सिर हिलाया। चलो शुरू करो। कुछ ही क्षण बाद बूढ़ी औरत ने जो चाहा वह ले लिया और चली गई। लेलिन अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ एक हल्के सुनहरे क्रिस्टल बॉल से खेल रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। कितनी दिलचस्प ध्यान तकनीक है। उसने उस वृद्ध महिला द्वारा दी गई ध्यान तकनीक की विषय वस्तु पर संक्षेप में नजर डाली थी। ट्रायल साई की निगरानी में अनुबंध के कारण उसने उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं की, हालांकि लेलिन को पता चल गया था कि उसने भी कुछ चालें चली थीं। उदाहरण के लिए, उसने कुछ तथ्यों को या तो बढ़ा चढ़ाकर बताया था या फिर कम करके बताया था। हैदर ने जो कहा था उसके आधार पर बोटेली परिवार में जिन पुरुष जादूगरों को इस उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक में जबरदस्ती प्रशिक्षित किया गया था, वे सभी पागल हो जाने के बाद मर गए थे। हालांकि यहाँ केवल इतना लिखा गया था कि इसके कुछ दुष्परिणाम होंगे जो व्यक्ति के मन को प्रभावित करेंगे। वृद्ध महिला ने इस ध्यान तकनीक में प्रशिक्षण के प्रभावों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया था, तथा इस तथ्य को विकृत कर दिया था कि व्यक्ति भविष्य के कुछ अस्पष्ट अंशों की झलक देख सकता है तथा भविष्य को देखने में सक्षम हो सकता है। एक उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक के भयावह प्रभावों को देखकर, जो भविष्य देखने में सहायता कर सकती है, अधिकांश मागी इसका प्रशिक्षण लेने में संकोच नहीं करेंगे। फिर वे बूढ़ी औरत के जाल में फंस जाएंगे। कितनी चतुराई है, लेकिन बस इतना ही। लेलिन ने क्रिस्टल बॉल के साथ खेलते हुए मूल्यांकन किया, जिसमें ध्यान तकनीक के बारे में जानकारी दर्ज थी। चूंकि वृद्ध महिला ने उसे जो ध्यान तकनीक बताई थी वह वास्तविक थी, इसलिए उसने ट्रायल साई अनुबंध का अनुपालन किया। उसने परिणामों और दुष्प्रभावों में केवल कुछ छोटे छोटे परिवर्तन किए थे, जिसके कारण ट्रायल साई को उसके विरुद्ध प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि लेलिन की नज़र में उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक मजाक था। हालांकि ये तथ्य कि भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता मौजूद है, काफी चिंताजनक है। अलौकिक दुनिया से आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से व्यक्ति भविष्य में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगा सकता है। लेलिन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उन्होंने संक्षेप में उस तकनीक पर नजर डाली थी, जिसके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके मैगी अभ्यास कर सकते थे और एक अद्वितीय प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण कर सकते थे। इस आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार से व्यक्ति भविष्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है और चित्र देख सकता है। सामान्य तौर पर परिणाम आश्चर्यजनक थे, लेकिन दुर्भाग्य से तकनीक अधूरी थी। एआई चिप स्कैनिंग और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया कैसी चल रही है? लेलिन ने मन ही मन पूछा। बीप। उच्च कोटि की ध्यान तकनीक पवित्र ज्वाला पर जानकारी दर्ज कर ली गई है। डेटाबेस में इनपुट किया गया ध्यान तकनीक वर्गीकृत जानकारी 5 सितारों के रूप में, एआई चिप ने कहा। स्कैन करने के बाद ध्यान तकनीक की अपूर्णता का प्रतिशत कम से कम 79.52% है।
यदि इस तकनीक का प्रशिक्षण लिया जाए तो इससे मानसिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। द्विध्रुवीयता विकसित होने की संभावना 98% है। 98%। तो फिर निश्चित रूप से कोई समस्या होगी। लेलिन ने आह भरी और फिर पूछा, एआई चिप, क्या इस ध्यान तकनीक को पूरा करना संभव है? उन्हें संदेह था कि किसी व्यक्ति के शरीर और रक्त वंश की कठोर सीमाएं तथा भयावह परिणाम, ये सभी इस तकनीक की अपूर्ण स्थिति के कारण उत्पन्न हुए थे। यदि शेष भाग को भर दिया जाए तो अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी। बीप। उच्च कोटि की ध्यान तकनीकों के विषय में जानकारी के अभाव के कारण ये तकनीक पूरी नहीं हो पाती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एआई चिप का यही जवाब था। वह कुछ भी नहीं कर सका। उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें मैगी संगठन या परिवार के जीवन या मृत्यु से जुड़ी हुई थीं। अब अपनी शक्ति के बावजूद वह केवल 2 उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों को ही सीख सका। एक तो उसका अपना कैमोइन शिष्य था और दूसरा अधूरा पवित्र ज्वाला था। उनके अनुमान के आधार पर एआई चिप को विश्लेषण और तुलना के लिए बड़ी संख्या में नमूनों की आवश्यकता होगी। इसके बाद ही वह पवित्र ज्वाला तकनीक का विश्लेषण और उसे पूरा करने में सक्षम हो सकेगा। आवश्यक नमूनों में लगभग 10 उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें होंगी। उन्हें भी पूरा करना होगा। 10 उच्च कोटि की ध्यान तकनीकें। लेलिन ने एक लंबी सांस ली। यहां तक कि पूरे दक्षिणी तट पर भी यह अनिश्चित था कि क्या वहां उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें उपलब्ध थीं। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए उन्हें प्राप्त करना असंभव होगा। चाहे जो भी हो, यह अभी भी एक उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक है। यह अमूल्य है। लेलिन ने अपने हाथों में सुनहरी क्रिस्टल बॉल को सहलाया। अचानक उसके हाथों में काली धुंध दिखाई दी। काचा काचा तारांकन क्रिस्टल बॉल की सतह पर दरारें दिखाई दी और बॉल लेलिन की आंखों के सामने धूल में बदल गई। सेक्रेड फ्लेम के बारे में सारी जानकारी पहले से ही एआई चिप के डेटाबेस में दर्ज हो चुकी थी और वह इसे खो नहीं सकेगा। इस क्रिस्टल बॉल को रखने का कोई मतलब नहीं था और लेलिन स्वाभाविक रूप से बूढ़ी औरत द्वारा छोड़ी गई किसी भी चीज के बारे में थोड़ा संदिग्ध था और उसने इसे नष्ट करना सबसे अच्छा समझा। अल्पविराम। लेलिन के कमरे के भीतर एक प्रयोगशाला में इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त विमान में 4 सीजन्स गार्डन की शाखा के 2 वर्तमान नेताओं में से एक के रूप में अपने लिए एक बेहतर कमरे और प्रयोगशाला की व्यवस्था करना कोई कठिन काम नहीं था। ये प्रयोगशाला एक समय मैगी को प्रदान की गई थी जो टीम लीडर थे। यहाँ के उपकरण बाहरी दुनिया से लाई गई सबसे अच्छी और नवीनतम तकनीक थी। लेलिन ने अपनी पिछली दुनिया में जिस भी प्रयोगशाला में काम किया था उसकी तुलना इसकी तुलना में नहीं की जा सकती थी। लेलिन इस समय एक बड़ी चांदी की प्रयोगात्मक मेज के सामने खड़ा था। धातु की मेज की सतह पर काले रंग का छत्ते जैसा कोयला चुपचाप पड़ा हुआ था। इसकी सतह पर कई गड्ढे थे जिनके बीच में गहरे हरे रंग के मोती थे जिनसे बहुत तेज रोशनी निकलती थी। ये 4 सीजन्स गार्डन के मुख्य गोदाम में पाए जाने वाले 3 सबसे कीमती सामग्रियों में से एक था 1000 आंखों वाली स्टारफिश का जीवाश्म फॉर्मेशन, जिनसे इसके नाम और उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद लेलिन ने जल्दी से अपने लिए एक प्रयोगशाला ढूंढ ली और उसका अच्छा उपयोग करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। 1000 आंखों वाली स्टारफिश का मांस पहले ही जीवाश्म में बदल चुका है। इसके उपयोगी भागों को निकालना और उनका उपयोग करना कठिन होगा। ऐसा करने के लिए मुझे कई औषधियों की आवश्यकता होगी। शुक्र है मेरे पास यह है। लेलिन ने हंसते हुए अपनी थैली से एक रहस्यमयी टेस्ट ट्यूब निकाली। शून्य सफेद आंखों वाले सांप की त्वचा से बने स्थानिक उच्च श्रेणी के जादुई कलाकृति को प्राप्त करने के बाद लेलिन ने अपना सारा सामान उसमें रख दिया था। चूंकि उसका सारा सामान चला गया था, लेलिन अब बहुत पतला लग रहा था। पूरी टेस्ट ट्यूब कांच से बनी थी और उसके अंदर मौजूद तरल का रंग बहुत अजीब था। ऊपर का आधा भाग जैतून के रंग का था जबकि नीचे का आधा भाग भूरा काला था। इन दोनों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा थी। एक उच्च श्रेणी प्रतिक्रियाशील औषधि। यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी ये सबसे कीमती औषधियों में से एक थी जिसका उपयोग किसी वस्तु के भीतर छिपी जीवन ऊर्जा को जगाने के लिए किया जाता था। इस प्राचीन औषधि को बनाने का फॉर्मूला फॉर्मेशन जिनके डाटाबेस में पाया गया था। चूंकि इसे बनाने के लिए आवश्यक कुछ सामग्रियां पहले ही विलुप्त हो चुकी थीं, इसलिए इस फॉर्मूले को गोपनीय नहीं रखा गया। रेनॉल्ड के लिए यह संभवतः कोई कम दिलचस्पी वाली बात थी, लेकिन लेलिन अलग था। लूटपाट और जबरन वसूली से उसके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे और वह आसानी से आवश्यक सामग्री जुटाने में सक्षम था। और उन सामग्रियों का क्या हुआ जो विलुप्त हो गईं? सौभाग्य से लेलिन के पास वे थे। जब वह अभी भी स्तर 3 का अनुयायी था और डायलन गार्डन की खोज कर रहा था, तब उसने न केवल उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक और विशालकाय सर्पों की पुस्तक प्राप्त की थी, बल्कि उसने कुछ अत्यंत मूल्यवान पौधे भी प्राप्त किए थे। ये सामग्रियां बहुत कीमती थीं, इसलिए लेलिन उनका उपयोग नहीं कर सका। उन्होंने उन्हें ताज़ा रखने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उन सभी को रख लिया। अब हालांकि उच्च श्रेणी की सक्रिय औषधि बनाने का फॉर्मूला प्राप्त करने के बाद उसे अचानक यह एहसास हुआ कि कुछ घटक जो विलुप्त माने जाते थे वास्तव में वे पौधे थे जो उसके पास थे। यह उसके लिए बहुत भाग्यशाली था। अब जब उसने सभी सामग्रियां एकत्र कर ली थीं और ये तथ्य भी कि लेलिन स्वयं एक उच्च कुशल पोषण मास्टर था, तो पोषण बनाना उसके लिए बहुत सरल कार्य था। लेलिन के मंत्रोच्चार के साथ ही टेस्ट ट्यूब फूल की तरह खुल गई और कमरे में चारों ओर दुर्गंध फैल गई।
लेलिन ने प्रत्येक बूंद को बूंद बूंद करके सावधानीपूर्वक 1000 आंखों वाली स्टारफिश के हरे मोतियों पर रखा। लेलिन की हरकतें बहुत सावधान थीं, वह हर मोती पर समान मात्रा में मिश्रण फैला रहा था। जब जैतून के रंग का आखिरी मिश्रण खत्म हुआ तो जीवाश्म अचानक छटपटाने लगा। जागो! उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, लेलिन के होंठ हिल रहे थे और वह धीरे से बुदबुदा रहा था। उन्होंने प्राचीन बायरन भाषा का प्रयोग किया था, जो अलौकिक दुनिया से शक्ति प्राप्त करती प्रतीत होती थी। विंग विंग, तारांकन। अदृश्य शक्ति ने 1000 आंखों वाली स्टारफिश को अपने भीतर लपेट लिया और औषधि वाष्पित हो गई तथा उसमें से काली और सफेद गैसें निकलने लगीं। काली और सफेद गैसें हवा में मिल गईं, जिससे अनेक काली और सफेद आंखें बन गईं। फुफ! एक बड़ी लहर जैसी आवाज के साथ 1000 आंखों वाली स्टारफिश का मांस लगातार हिल रहा था और उसके ऊपर से चट्टानों की परतें गिर रही थीं। तस तस, तारांकन। हरी आंखें खुल गईं, गड्ढों में वे जैतून के मोती वास्तव में 1000 आंखों वाली स्टारफिश की आंखें थीं। गहरी हीटिंग शुरू करो। पूर्व निर्धारित तापमान 1548 डिग्री पर। लेलिन की आवाज के अनुरूप 2 बड़ी यांत्रिक भुजाएं अचानक मेज के नीचे से उठीं। वे अत्यंत चमकदार थे और धातु से बने प्रतीत होते थे, लेकिन जोड़ों पर हल्की हलचल के निशान थे, जो वास्तविक मांस की याद दिलाते थे। बड़ी भुजाओं ने 1000 आंखों वाली स्टारफिश को उठा लिया और उसे एक भट्टी जैसी दिखने वाली जगह पर रख दिया। उपलब्धि: सेंट्रीफ्यूज तैयार करो। सहयोग की शुरुआत। लेलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी भौहों के बीच से काले धागे निकले, जो प्रयोगशाला के विभिन्न उपकरणों से जुड़ गए। काचा काचा, तारांकन। प्रकाश टिमटिमाया और प्रयोगशाला में उपकरण सक्रिय हो गए। कोई भी उपकरण जिसमें मापने का कार्य होता था, वह संख्याएं दिखाने लगा और गेज पर संकेतक हिलने लगे। आध्यात्मिक शक्ति के धागों के साथ लेलिन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करने पर काम किया और जटिल पृथक्करण प्रक्रिया शुरू की। 2 घंटे बाद लेलिन ने मेज पर रखे आधे अधूरे उत्पाद को देखा और सिर हिलाया। मेज की सतह पर गुलाबी मांस का एक टुकड़ा था। यह 1000 आंखों वाली स्टारफिश का जीवाश्म था। लेलिन ने अपने अंदर की सारी जीवन शक्ति खर्च कर दी थी और सभी जैतून के रंग की आंखों से छुटकारा पा लिया था। 1000 आंखों वाली स्टारफिश की आंखों में बहुत खतरनाक जहर था, इसलिए उन्हें निकालना जरूरी था। 1000 आंखों वाली स्टारफिश अब अपनी मूल अवस्था में लौट आई थी। उसके कोमल मांस में चमक थी, मानो उसे अभी अभी खोदकर निकाला गया हो, और वह अभी भी तरल पदार्थ की एक परत से ढका हुआ था। हाँ, पृथक्करण ऑपरेशन बहुत सफल रहा। अब बस अंतिम चरण ही बाकी है। लेलिन ने ग्रे ब्लैक उच्च श्रेणी का रिएक्टिव पोषण निकाला, जिसका केवल आधा ही बचा था। उसने सारा मिश्रण गुलाबी मांस पर डाल दिया। तस तस, तारांकन। जैसे ही भूरे काले रंग का यह मिश्रण मांस पर डाला गया, बड़ी मात्रा में भाप उत्पन्न हुई। इसके माध्यम से गुलाबी मांस को मानव आंखों से देखी जा सकने वाली दर से आकार में घटते हुए देखा जा सकता था। मांस सिकुड़कर काला पड़ गया था। लेलिन ने भावशून्यतापूर्वक सारा तरल पदार्थ पी लिया और फिर कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप किया। वो ये मंत्र बहुत प्राचीन थे, जिनकी आभा बहुत असीम थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में अनगिनत शंख बज रहे हों। ऊर्जा की नीली लहरें 1000 आंखों वाली स्टारफिश के मांस के चारों ओर लपेटती हुई तेज ज्वार की तरह थीं। नीली रोशनी के विलुप्त होने के बाद केवल एक लॉन्गन के आकार की वस्तु ही बची। ये वस्तु भूरे रंग की थी और इसमें मांसपेशियों जैसी रेखाएं भी थीं। यह नमक में पकाए गए मांस जैसा लग रहा था, जिसे ठीक से संरक्षित नहीं किया गया था। नमकीन मांस से कुछ जलने की गंध आने लगी। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। इसे सूंघने पर लेलिन वास्तव में अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसके दिल की गहराई से लालसा की एक अलग झलक दिखाई दी। इसे खाएं, इसे खाएं। भूखा भूखा भूखा, ये प्यास उसके शरीर की हर कोशिका से आती हुई प्रतीत होती थी। इसका विरोध करना बहुत कठिन था और यह भावना उसकी छाती में, जहां उसका हृदय था, सबसे प्रबल थी। लेलिन को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर की हर रक्त वाहिका उत्तेजना में धड़क रही है, जो उसे मेज पर पड़े उस मांस के टुकड़े को निगलने के लिए उकसा रही है। हा आदिम इच्छाएं, ऐसी एकमात्र चीज मुझे कैसे नियंत्रित कर सकती है। लेलिन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसके हाथ भी कांपने लगे। हालांकि उन्होंने 1000 आंखों वाली स्टारफिश का मांस तुरंत खाने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने सर्वप्रथम एआई चिप का उपयोग करके इसकी संरचना और प्रकृति का विस्तार से विश्लेषण किया। इस पूरे समय के दौरान उसके हाथ में मांस उसके लिए एक बड़ा प्रलोभन था। हालांकि उसके शरीर की हर कोशिका उत्साह से कांप रही थी, फिर भी उसका हाव भाव वैसा ही रहा, मानो उस पर कोई असर ही न हुआ हो, हजारों वर्षों से अस्तित्व में रहे ग्लेशियर की तरह शांत और गंभीर। अपने पिछले जन्म में ही उसने अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति विकसित कर ली थी। चाहे प्रलोभन कितना भी भयंकर और घातक क्यों न हो, वह फिर भी अपनी आंतरिक इच्छाओं को नियंत्रित और स्थिर कर सकता था। इस वस्तु की रिकॉर्ड की गई रचना फोल्डर में सहेजा गया। सामग्री प्रकार प्राचीन प्राणी 1000 आंखों वाला स्टारफिश। एआई चिप ने जवाब दिया। डेटा स्ट्रीम के काम खत्म होने के बाद ही लेलिन ने लोंगन के आकार का मांस खाया। तारांकन धमाका। तारांकन।
जैसे कोई बम फट गया हो, उसका पूरा शरीर बिजली गिरने से लकवाग्रस्त हो गया हो, जैसे कोई शराबी वर्षों से शराब से दूर रहा हो और एक बार फिर बढ़िया शराब पी रहा हो, या कोई यात्री प्यास से मरने के कगार पर हो और आखिरकार उसने झरने के पानी का मीठा स्वाद चखा हो। लेलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर सफ़ेद बादलों की चोटी पर तैर रहा हो। उसके शरीर की हर कोशिका से खुशी निकल रही थी। एक असाधारण मधुर और ताजगी भरी अनुभूति उसके मुंह से होते हुए गले तक फैल गई। 1000 आंखों वाली स्टारफिश का मांस सबसे पहले उसके पेट में गया। गैस्ट्रिक द्रव आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में उसे पूरी तरह से पचा लिया। लेलिन के पूरे शरीर में गर्म झरने की तरह पानी की धाराएं फैल गईं और विशेष रूप से उसका दिल प्यास से मरते हुए व्यक्ति की तरह था, जो लालच से इस गर्म प्रवाह को अवशोषित कर रहा था। लेलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नंगा होकर किसी गर्म और आरामदायक बड़ी नदी के किनारे बह रहा हो। अचानक किसी नम चीज की बूंद उसके चेहरे पर लुढ़क गई। यह असाधारण रूप से मीठा था, जिसने उसकी स्वाद कलिकाओं को इस हद तक उत्तेजित कर दिया कि वह अनजाने में ही रोने लगा। उसके लिए, जिसका शारीरिक गठन एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक था, इस तरह से प्रतिक्रिया करना मूलतः असंभव था, लेकिन 1000 आंखों वाली स्टारफिश का मांस ऐसा करने में सक्षम था। मुझे डर है कि ऐसा स्वाद किसी को लत लगा सकता है, लेलिन ने संतोष से कहा। 1000 आंखों वाली स्टारफिश को खाने की प्रक्रिया बहुत ही आरामदायक और आनंददायक थी। किसी के शरीर और मन की उत्तेजना निश्चित रूप से किसी भी सामान्य मनुष्य को आदी बनाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि लेलिन एक जादूगर था और वह मूल रूप से अपने दिमाग के मामले में अजेय था। उसकी स्वयं के प्रति जागरूकता इस्पात की तरह मजबूत थी, जिसके कारण वह स्वयं पर नियंत्रण रख सका और इस प्रलोभन का प्रतिरोध कर सका। इस समय एआई चिप की रोबोटिक आवाज सुनाई दी। बीप। पता चला कि 1000 आंखों वाली स्टारफिश के मांस का सार मेजबान के शरीर में प्रवेश कर गया है। मेजबान शरीर के लिए उपयोगी बनने का संकल्प। अवशोषण की शुरुआत। उस क्षण में लेलिन 2 कदम पीछे हट गया। वह महसूस कर सकता था कि जिस गति से वह गर्म धारा को अवशोषित कर रहा था, वह एक स्तर और बढ़ गई थी। जिस स्थान पर उसका हृदय था, वह वस्तुतः एक ब्लैक होल था जो लगातार सार को अवशोषित करता जा रहा था। बीप। मेजबान शरीर ने 1000 आंखों वाली स्टारफिश का मांस अवशोषित कर लिया है। मेजबान शरीर के हृदय के परिवर्तन की दर में काफी वृद्धि हुई है। एआई चिप ने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। उसके सामने की स्क्रीन तेजी से बदल रही थी। इसके तुरंत बाद लेलिन ने अपने आंकड़े प्रदर्शित करने वाले कॉलम में देखा कि उसके हृदय के परिवर्तन की प्रगति दर्शाने वाली संख्या तेजी से ऊपर आ रही थी। 70%, 75%, 80%, 85%, 90%। ये संख्या ज्वलंत तीर की तरह बढ़ी, लेकिन 90% के स्तर पर आकर थोड़ी रुक गई। इसके बाद जो हुआ वह गर्मी का विस्फोट था और प्रगति 90% को पार कर 91% तक पहुंच गई और बढ़ती रही। 97%, 98%, 99%, 100%। जब उसके हृदय का रूपांतरण 100% तक पहुंच गया, तो लेलिन को अचानक बेहोशी महसूस हुई, जैसे कि उसके सिर पर किसी बड़े धातु के हथौड़े से प्रहार किया गया हो। तारांकन टकराना, 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 तारांकन। बैंगनी लाल रोशनी से घिरा उसका दिल कुछ देर के लिए रुक गया था। इसके बाद उसका दिल एक बार फिर बहुत अधिक बल के साथ धड़कने लगा। तारांकन टकराना, 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 तारांकन। ये बल अत्यंत शक्तिशाली था, इस हद तक कि लोग लेलिन के शरीर के बाहर से उसके दिल की धड़कन सुन सकते थे। उसके हृदय में बैंगनी लाल रंग का रक्त बनने लगा। उनकी धमनियों के माध्यम से वे उनके पूरे शरीर में पहुंच गए। बैंगनी लाल रक्त, जिसमें थोड़ी ठंडक देने वाली गुणवत्ता थी, 1000 आंखों वाली स्टारफिश के मांस की गर्मी के साथ एकदम विपरीत था। लेलिन को अचानक अपने शरीर में एक जबरदस्त संभोग सुख की अनुभूति महसूस हुई। कुछ ही मिनटों बाद गर्मी गायब हो गई और उसकी जगह एक अत्यंत आरामदायक, ताजगी भरी अनुभूति ने ले ली। बीप। मेजबान शरीर के हृदय का रूपांतरण पूर्ण हो गया है। शरीर के सभी आंकड़ों में वृद्धि का पता लगाना। डेटा की पुनर्गणना शुरू। एआई चिप की आवाज सुनाई दी और लेलिन ने पाया कि उसके आंकड़े वाला कॉलम फिर से ताज़ा हो रहा है। बीप। लेलिन फॉलियर। रैंक 1 वॉरलॉक, रक्तरेखा, विशाल कैमोइन सर्प। शक्ति 21.1, चपलता 14.4, जीवन शक्ति 27.9, आध्यात्मिक बल 85.6, जादुई शक्ति 85, जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। तत्व सार रूपांतरण 99%। एक पल में अत्यधिक शक्ति की भावना फैल गई और उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई। मेरे हृदय को संशोधित करने के बाद इसका मतलब है कि मैंने विशालकाय कैमोइन सर्प की रक्त रेखा के साथ सबसे गहरे स्तर का सम्मिलन हासिल कर लिया है। अब यह मेरे खून की जगह ले रहा है। भविष्य में यदि मेरे बच्चे होंगे तो वे स्वतः ही इस वॉरलॉक वंश के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। लेलिन ने आह भरी और एक बार फिर अपने आंकड़ों पर नजर डाली। यद्यपि मेरी शक्ति और चपलता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई, परंतु मेरी जीवन शक्ति में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई, जो कि समझ में आता है। भौतिक शरीर मन और आत्मा का वाहक है। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि के साथ स्वाभाविक रूप से इसे सहारा देने के लिए और भी अधिक मजबूत शरीर की आवश्यकता होगी।
लेलिन के दृष्टिकोण से शरीर एक गिलास की तरह था और आध्यात्मिक शक्ति उसमें मौजूद पानी की तरह थी। गिलास जितना बड़ा होगा उसमें उतना ही अधिक पानी और इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति समा सकती थी। इसके विपरीत, चाहे कितना भी पानी हो, यदि गिलास उसे रखने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है तो वह बेकार होगा। इससे कांच भी टूट सकता है। इसलिए कई आधिकारिक मागी अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को समायोजित और संतुलित करने के लिए अपने शरीर को मजबूत करने के तरीकों के बारे में सोचते थे। हालांकि जिस बात ने लेलिन को सबसे अधिक चौंकाया वह थी उसकी आध्यात्मिक शक्ति और तात्विक सार रूपांतरण में वृद्धि। आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में 85.6 तक बढ़ गई और तत्वों का सार रूपांतरण तो और भी अधिक भयानक है। वास्तव में यह 99% तक बढ़ गया। मैं सोचता हूं कि प्राचीन तात्विक प्राणी भी इसी स्तर पर होंगे। इन परिणामों के साथ मैं रैंक 2 वॉरलॉक बनने के लिए आगे बढ़ने में अपना हाथ आजमा सकता हूं। लेलिन ने संतोष की सांस ली। वॉरलॉक के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकताएं काफी हद तक मैगस के समान ही थीं, केवल रक्तरेखा में आवश्यकताओं का अंतर था। लेलिन का वर्तमान वंश सीधे प्राचीन प्राणी विशाल कैमोइन सर्प से आया था, इसलिए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। रैंक 2 मैगस बनने के लिए आवश्यक शर्तें थीं कि व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति 80 तक पहुंच जाए और उसका तात्विक सार रूपांतरण 80% से ऊपर हो। रैंक 2 मैगस के रूप में पदोन्नत होने के लिए ये बुनियादी आवश्यकताएं थीं। आध्यात्मिक शक्ति की दृष्टि से कई मागी इस तक पहुंचने में सक्षम थे। हालांकि वे अक्सर अपने मूल तत्व रूपांतरण के मामले में अटक जाते थे और इसलिए आगे बढ़ने में असमर्थ होते थे। सीजे और डेकार्ट जैसे महत्वाकांक्षी लोग भी थे जो आगे बढ़ने की आवश्यकताओं तक पहुंच चुके थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। वे अपने मूल तत्व रूपांतरण को 90% से ऊपर ले जाना चाहते थे ताकि एक मजबूत आधार तैयार हो सके और उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। लेलिन ने न केवल आध्यात्मिक बल में बुनियादी आवश्यकताओं को पार कर लिया था, बल्कि उसका तात्विक सार रूपांतरण भी चौंकाने वाली संख्या 99% तक पहुंच गया था। प्राचीन तात्विक प्राणियों के अलावा जो तात्विक कणों से बने थे, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसका प्रतिशत इससे अधिक हो। लेलिन मूल तत्व कणों से नहीं, बल्कि मांस और रक्त से बना हुआ प्राणी था। 99% तक पहुंच पाना मूलतः उसकी सीमाओं की चरम सीमा तक पहुंचना था। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे और इसे और आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। मेरे रक्त वंश से प्राप्त बोनस के साथ मेरे शरीर के सभी आंकड़े एक सामान्य मैगस से कहीं अधिक हैं। अब मेरा तत्व सार रूपांतरण 99% तक पहुंच गया है। यहां तक कि पूरे दक्षिणी तट पर भी मुझे संदेह है कि कोई रैंक 1 मैगस मुझसे अधिक शक्तिशाली है। लेलिन अपनी रैंकिंग के प्रति अत्यंत स्पष्ट थे। तैयारी सामान्य मैगी की तुलना में, जिनके पास उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक नहीं थी और जो अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित थे, लेलिन को ठीक ठीक पता था कि वह क्या करने जा रहा था। लंबे समय तक सामान्य मैगी को रैंक 2 मंत्र की खोज करनी होगी या उसे बनाना होगा जो उस मंत्र मॉडल के अनुकूल हो जिसे उन्होंने रैंक 1 मैगस बनने के समय चुना था, और फिर इसके भीतर अपनी चेतना के सागर को ठोस बनाने का प्रयास करना होगा। ये सब निस्संदेह तब किया जाएगा जब उनकी आध्यात्मिक शक्ति और तात्विक सार रूपांतरण एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगा। ये सब भाग्य का मामला था। यदि कोई संयोगवश सफल भी हो जाए तो दोनों मंत्र मॉडलों के कारण असंगति और टूट फूट हो सकती है, जिसका रैंक 2 मैगस की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन लेलिन अलग था। उनकी ध्यान तकनीक बहुत उच्च कोटि की थी। हर बार जब वह आगे बढ़ता तो वह एक सहज जादू उत्पन्न करता जो पूरी तरह से उसके शरीर के अनुकूल होता। अब उन्हें अपनी ध्यान तकनीक के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता थी तथा तब तक अभ्यास करना था जब तक कि कैमोइन का शिष्य दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच गया। तभी वह रैंक 2 वॉरलॉक तक पदोन्नत हो सकेगा। उच्च कोटि की ध्यान तकनीकों में प्रशिक्षित जादूगरों के लिए जब तक वे एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं, ये तकनीक स्वचालित रूप से जादूगरों को नियमित जादूगरों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ने में मदद करती है। मैं पहले ही कैमोइन के शिष्य के रूप में दूसरे स्तर तक आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका हूं। इसके बाद मुझे कैमोइन के शिष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित करनी होगी तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न करनी होगी। कैमोइन के पुतले के दूसरे स्तर को तोड़ने के बारे में जानकारी लेलिन की आंखों में चमक उठी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर संचय की आवश्यकता होती है। मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें लगभग 2 या 3 वर्ष लगेंगे। हालांकि कुछ विशेष तरीकों से, जैसे कि बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति को जलाना, इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। लेलिन ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश की खतरनाक किरणें निकल रही हों। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही रात हो गई। आकाश बादलों से भरा हुआ था जो चंद्रमा को ढक रहे थे और उनका आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। अनंत नदी के मैदानों के गुप्त तल में यह अंधकार में डूबा हुआ था। जादुई रोशनियां चमकने लगीं, जो मोतियों की तरह एक दूसरे से जुड़कर 4 सीजन्स गार्डन मुख्यालय को रोशन करने लगीं। हालांकि यदि वे बड़ी मात्रा में प्रकाश जादू का उपयोग भी करते तो भी मुख्यालय जैसे विशाल क्षेत्र में वहां अभी भी बहुत अंधेरा और छायाएं होंगी। फूलों की छत के पास एक के बाद एक छाया से काली आकृतियां उभरीं। इन सभी आकृतियों ने काले वस्त्र पहने हुए थे जिन पर खून के निशान थे।
उनके शरीर पर खून की गंध इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था कि वह समाप्त नहीं हो सकती, और उनकी आंखों में मानवीय भावना का कोई भाव नहीं दिख रहा था, उनमें केवल मारने और गुस्सा निकालने की शुद्ध इच्छा थी। ये कैसा है? ये डार्क मैगी के मुख्यालय से मैगी सेना है। वे प्रकाश मैगी से इतने भिन्न नहीं है ना? लेलिन और सीजर एक तरफ खड़े हो गए। इस बार उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करके गश्त कर रहे मैगी को वहां से हटा दिया, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को व्यक्तिगत रूप से हटा दिया तथा इन लोगों का स्वागत किया। सीजर ने लेलिन को देखकर मुस्कुराया। वे बुरे नहीं हैं और शायद बहुत अधिक मजबूत हैं। लेलिन ने एक बड़ी सांस ली। जिस कठोर वातावरण में वे रहते थे उसके कारण उन्हें युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। सामान्यतः अब तक जीवित रह पाना केवल अपने 2 हाथों से ही संभव था। प्रकाश मागी द्वारा प्रशिक्षित सेना भी कठिन और खूनी युद्धों से गुजरी थी, लेकिन केवल एक ही तरीके से वे अंधकार मागी सेना से आगे निकल पाए, वह था उनका सहयोग। व्यक्तिगत युद्ध शक्ति के संदर्भ में उनकी तुलना नहीं की जा सकती। पिछले हमले को 2 दिन हो चुके हैं। मुख्यालय से जांच टीम आने से पहले हमारे पास केवल 3 दिन और बचे हैं। जब ऐसा होगा तो बहुत परेशानी होगी। सीजे के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। वेड के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुमने अभी तक उसकी देखभाल नहीं की है? उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से छुपा रखा है। जिन लोगों को मैंने उसकी खोज के लिए भेजा था उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। लेलिन ने असहाय दिखते हुए अपनी बाहें हिलाईं। वह किसी भी तरह से गुप्त विमान से भाग नहीं सकेगा, इसलिए वह कोई भी जानकारी लीक नहीं करेगा। 2 दिन बाद अगर वह जांच टीम से मिलते भी हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं। सीजर ने लेलिन को बहुत देर तक उदासीनता से देखा और फिर जबरदस्ती अपने मुंह से शब्द निकाल लिए। उसने अनुमान लगाया था कि लेलिन ये काम स्वयं नहीं कर रहा था और उसने जानबूझकर वेड को ऐसा करने से मना कर दिया था। हालांकि जब तक वेड कोई जानकारी फैलाने में सक्षम नहीं था तब तक ये केवल एक छोटी सी बात होगी। सामान्य लाभ के संदर्भ में जब तक ट्रायल्स आई के साथ अनुबंध में सीमाएं थीं, सीजर का मानना था कि लेलिन ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उनके हितों को नुकसान पहुंचे। आखिरकार अगर यह ऑपरेशन विफल हो गया तो लेलिन के लिए 4 सीजन्स गार्डन में वापस लौटना असंभव था। इसके बजाय वह एक भगोड़ा बन गया। क्या इन सभी लोगों को यहाँ लाना बहुत ही ज्यादा स्पष्ट बात नहीं है? अगर हमें पता चल गया तो क्या होगा? लेलिन ने सीजर के पीछे चल रही डार्क मैगी की पंक्ति को देखा और थोड़ा चिंतित होकर पूछा। मुख्यालय से आए प्रकाशमान मैगी मूर्ख नहीं थे। लाइटनिंग कोर के आसपास होने के कारण उनके या सीजर के द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई जांच के दायरे में थी, और यदि यह पता चल जाता कि उनका डार्क मैगी के साथ कोई संबंध है तो उन पर तुरंत कड़ी नजर रखी जाती। अब कोई और विकल्प नहीं है। हमारे पास अब और समय नहीं है। अधिकतम 3 दिन में या अधिक से अधिक 2 दिन में हमें पर्याप्त संख्या में लोगों को लाना होगा तथा रक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने का अधिकार उन्हें सौंपना होगा। सीजर का चेहरा सख्त था। मैं अस्थायी रूप से उनके लिए कुछ परित्यक्त प्रयोगशालाओं और गोदामों में रहने की व्यवस्था कर सकता हूं। वे वैसे भी 1 या 2 दिन में चले जाएंगे, इसलिए हमें बहुत सारा भोजन या पानी तैयार करने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी गोदाम में छिप जाओ। मैंने वहां गश्त करने वाले अधिकारियों और प्रहरियों की संख्या पहले ही कम कर दी है। यहाँ गार्डों और चेतावनी प्रणालियों के परिवर्तन का मानचित्र है। सीजर ने अपने पीछे खड़े अंधकार में मैगी को निर्देश दिया और उसे चर्मपत्र का एक टुकड़ा दिया। नेता ने इसे चुपचाप ले लिया और अपने वस्त्रों को झटकते हुए वह काले धुएं में बदल गया और अंधेरे मैगी को अपने पीछे ले लिया। पूरी प्रक्रिया अत्यंत शांत थी, जो डार्क मैगी के प्रशिक्षण के परिणामों को प्रदर्शित कर रही थी। लेलिन को इस बात का पूरा एहसास था कि पिछले कुछ दिनों में सीजर और उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था और 4 सीजन्स गार्डन के मुख्यालय में डार्क मैगी के कई जत्थों को लाया था। हमले के बाद अराजकता के कारण तथा साथ ही साथ सीजर द्वारा इस योजना को छुपाने में मदद करने के कारण किसी भी मैगस को यह पता नहीं चल पाया कि कुछ गड़बड़ थी। जब तक संरचना के नियंत्रण का अधिकार जिन को हस्तांतरित किया गया, तब तक डार्क मैगी बाहरी दुनिया के लोगों के साथ सहयोग करेंगे। भले ही अब गुप्त विमान के भीतर सभी आधिकारिक मैगी, साथ ही लाइटनिंग कोर के 2 बड़े समूह एकत्र हो जाएं, फिर भी वे शक्तिहीन होंगे। लेलिन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पहले से ही इन जादूगरों की मृत्यु के समय उनके भ्रम और उलझन की कल्पना कर सकता था। कल तुम मेरे साथ गुप्त विमान की चेतना के मूल शरीर को खोलने के लिए आओगे। हमले के बाद डेस्मंड ने एक और मुहर लगाई और पर्याप्त अधिकार के बिना गठन जिन वापस लड़ेगा। सीजर का चेहरा गंभीर था। द्वार पर कब्जा करने की होड़ में सबसे महत्वपूर्ण बात थी द्वार से संबंधित चेतना के मूल शरीर को गुप्त तल में प्राप्त करना। जब तक यह उनके कब्जे में था, वे बाहर के प्लेटिनम गेट को नियंत्रित कर सकते थे और बाहरी दुनिया से प्रकाश मैगी को प्रवेश करने से रोक सकते थे। ये कहा जा सकता है कि गुप्त तल पर नियंत्रण पाने की कुंजी चेतना का मूल शरीर था। डेस्मंड द्वारा सीलिंग मंत्र निर्माण को सुदृढ़ करने के बाद केवल लेलिन या सीजर का अधिकार मंत्र निर्माण को पूर्ववत करने और चेतना के शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो ही उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। यही कारण था कि सीजर लेलिन के प्रति इतना सहनशील था। चिंता मत करो, ये बात अनुबंध में पहले ही स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता।
लेलिन ने सीज़र की ओर देखा। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैंने आपसे क्या अनुरोध किया था। इसके लिए तैयारी कैसी चल रही है? जब उसने रैंक 2 डार्क मैगी के साथ एक अनुबंध किया था, जिसकी ट्रायल्स आई ने गवाही दी थी, तो लेलिन भी कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम था। उन्होंने बड़ी मात्रा में संसाधनों की मांग की थी जो केवल कुछ अंधेरे मैगी क्षेत्रों के लिए ही उपलब्ध थे, उच्च ग्रेड शैक्षणिक ज्ञान, अनुसंधान संबंधी जानकारी और यहाँ तक कि एक वादा भी जो उन्हें रात के लाइटहाउस में प्रवेश करने की अनुमति देता था। रात्रि का प्रकाश स्तंभ, वह डार्क मैगी के लिए पवित्र भूमि थी। इसके प्रभारी रैंक 3 डार्क मैगस थे और इसकी ख्याति हर जगह फैली हुई थी। मूल नेता ने तो अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के निदेशक साइली और कुछ अन्य रैंक 2 मैगी के संयुक्त हमले को हरा दिया। लेलिन के अनुरोध को रैंक 2 डार्क मैगस के लिए पहले तो संभालना थोड़ा मुश्किल था। यद्यपि वह डार्क मैगी एलायंस का एक प्रतिनिधि था, फिर भी किसी को लाइट हाउस ऑफ द नाइट में प्रवेश दिलाने के लिए उसकी सिफारिश करने में भी उसे बहुत सारे संसाधनों और एहसानों का उपयोग करना पड़ता था। जहां तक सामग्री, ज्ञान और इस तरह की चीजों का सवाल है, यह एक और बड़ा मुद्दा था। हालांकि लेलिन ने इस पर पूरी तरह जोर दिया था और डार्क मैगस के पास इसे अनुबंध में शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने ये सोचा, सीज़र का चेहरा उदास हो गया और उसकी छाती जोर से ऊपर नीचे होने लगी। यहाँ तक कि उसकी सांसें भी कठिन हो गई थीं। चिंता मत करो, काले रक्तयस्क, अस्थि फूल और अन्य संसाधन पहले ही आपके कमरे में भेज दिए गए हैं। जहाँ तक रात के प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करने के वादे की बात है, तो वह आपको तब मिलेगा जब हम यहाँ सफल हो जाएंगे। अच्छे से, लेलिन ने सिर हिलाया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। तारांकन पाक, तारांकन उसके पीछे, किसी चीज के टूटने की आवाज आई। अल्पविराम। 2 दिन बाद, जांच दल के पहुंचने से 1 दिन पहले। दोपहर का समय था और जमीन पर तीखी धूप पड़ रही थी, जिसके परिणामस्वरूप लू चल रही थी। इटर्नल रिवर प्लेन के गुप्त मैदान में स्थित 4 सीजन्स गार्डन के मुख्यालय ने पहले ही अपनी जीवंतता पुनः प्राप्त कर ली थी। कई प्रकाश मागी मेरिट एक्सचेंज सेंटर में प्रवेश कर रहे थे और सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करते हुए बाहर निकल रहे थे। तटस्थ रुख रखने वाले बाहरी जादूगर गुप्त विमान के भीतर सभी प्रकार के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए बाहर गए तथा 4 सीजन्स गार्डन द्वारा स्थापित विनिमय बिंदु पर आए तथा उपयोगी औषधियों और उच्च श्रेणी की जानकारी खरीदने के लिए जादुई क्रिस्टल के लिए उनका व्यापार किया। सब कुछ ठीक लग रहा था। सीज़र और लेलिन के नेतृत्व में इस कार्य के कारण मुख्यालय पहले से ही अपनी पूर्व समृद्धि और स्थिरता पर लौट आया था। बेशक, ये तो बस सतही बात थी। छाया के भीतर कम से कम 50 डार्क मैगी की तस्करी की गई थी और रक्षा मंत्र संरचनाओं वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर डार्क मैगी ने कब्जा कर लिया था। व्यस्त मैगी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ स्थित गुप्त विमान के मुख्यालय का स्वामित्व पहले ही बदल चुका है। कैसा है? जिस मुख्यालय को आपने स्वयं बनाया था, उसे अपने ही हाथों नष्ट होते देखना कैसा लगता है? लेलिन के पीछे से एक आवाज आई। लेलिन ने भावशून्यता से मुड़कर पास आए सीज़र को उत्तर दिया, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। एक और दौर। बोलने के बाद लेलिन ने हलचल भरे बाजार की ओर देखा। जीवन और मृत्यु हर समय घटित होती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे फूल खिलते और मुरझा जाते हैं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल रहा था। दुनिया में कुछ भी समय के क्षय से बच नहीं सकता। यही कारण है कि मैं अनंत काल की खोज में लगा हुआ हूं और यही वह चीज है जिसके अनुसार मैं जीता हूं। लेलिन ने अपने दिल में गहरी सांस ली। इस बाजार का पुनर्निर्माण पूरी तरह से अकारण नहीं था। कम से कम लेलिन को इसके प्रबंधन से काफी अनुभव प्राप्त हुआ था। भविष्य में यदि उसे कभी किसी ऐसे क्षेत्र का प्रभार संभालने की आवश्यकता पड़ी जहां मैगी एकत्रित होते थे, तो वह जानता था कि वह ये काम पहले से कहीं बेहतर तरीके से कर सकता है। लेलिन के हाव भाव देखकर सीज़र ने चेहरे पर कुछ भी भाव दिखाए बिना अंदर ही अंदर हंसते हुए कहा, तो फिर हम जल्द से जल्द शुरू करें। आज कोई चेतना के मूल शरीर को हिला देगा। ठीक है, क्या हम अंततः कोई कदम उठाने जा रहे हैं? लेलिन की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी जब वे दोनों साथ साथ चल रहे थे। अल्पविराम। कैलिस्टे ने 4 सीजन्स गार्डन के मैगी के लिए विशिष्ट वस्त्र पहने और उस क्षेत्र की ओर चल पड़ा जिसका वह प्रभारी था। रास्ते में अनुचर सड़क के किनारे खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। वह भावशून्य होकर उनके पास से चला गया और कभी कभी अलग भाव से सिर हिला दिया। ये बात है, आदर करना, श्रद्धा। एक आधिकारिक मैगस होने का एहसास कुछ ऐसा ही होता है। चूंकि कैलिस्टे को अभी अभी आधिकारिक मैगस के रूप में पदोन्नत किया गया था, इसलिए उसे अभी भी इस स्थिति से सामंजस्य बिठाना बाकी था। ऐसा उपचार जो सामान्य मनुष्य से अधिक शक्तिशाली लोगों के लिए आरक्षित था, उससे उसे थोड़ा नशा सा महसूस हुआ। हालांकि किले के बगल में एक बड़ा छेद देखकर ये सारे विचार गायब हो गए। 4 सीजन्स गार्डन के मुख्यालय की बाहरी परत में एक बड़ा छेद था। ये डार्क मैगी द्वारा उनके पिछले हमले में किया गया उत्कृष्ट कार्य था। लेलिन और सीज़र ने लोगों को इसे ठीक करने का आदेश दिया था, लेकिन यह अभी तक अपनी मूल स्थिति में नहीं लौट सका था। जब उसने निर्माण कार्य कर रहे प्रकाशमान जादूगरों और अनुचरों को देखा, तो कैलिस्टे को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारे घाव फिर से हरे हो गए हों, क्योंकि वे उस पर हंस रहे थे। ये बड़ा घाव 4 सीजन्स गार्डन के सभी जादूगरों के लिए अपमानजनक था। वे शापित अंधेरे मैगी
एक दिन मैं कैलिस्टे की शिकायतें और शाप अचानक बंद हो गए क्योंकि उसे अंधेरे मैगी द्वारा प्रदर्शित पागल शक्ति याद आ गई। उसके जैसे एक जादूगर के लिए जो एक सुरक्षित वातावरण में बड़ा हुआ था, खूनी और हिंसा से भरे अंधेरे जादूगरों की हर हरकत उसे थोड़ा घुटन महसूस कराती थी। इस स्थिति में समान रैंक वाले लोग भी बुरी तरह हार सकते हैं। अगर वे एक बार फिर हमला करेंगे तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? कैलिस्टे आत्मसंदेह से भर गई। आखिरकार यह उसका भाग्य ही था जिसने उसे जीवित रहने की अनुमति दी थी, जबकि अन्य अधिक शक्तिशाली हल्के मैगी युद्ध में मारे गए थे। हाँ, मुझे अब कोई परवाह नहीं। यहाँ अभी भी लाइटनिंग कोर, बड़े पैमाने पर रक्षा और प्रवर्धन मंत्र संरचनाएं हैं, साथ ही लॉर्ड सीजर और लॉर्ड लेलिन भी हैं। इस स्तर की शक्ति के साथ निश्चित रूप से हमारे लिए 1 या 2 दिन और टिके रहना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा मुख्यालय से लोग कल आने वाले हैं। कैलिस्टे ने धीरे से सांस छोड़ी। तारांकन धमाका। तारांकन। इस समय अचानक आसमान में उल्का की तरह हरे रंग की लपटें फैल गईं, जिसके पीछे प्रकाश की एक पूंछ चल रही थी। तारांकन शियू। तारांकन लपटों के साथ हवा के साथ घर्षण की तीखी आवाज भी आ रही थी। तारांकन पाक। तारांकन हरे रंग की लपटें आकाश के बीच में फूटने लगीं, जिससे एक हरे रंग की खोपड़ी की छवि बन गई। ये है अंधेरे मैगी का प्रतीक। कैलिस्टे की आवाज कर्कश हो गई, उसकी अभिव्यक्ति उसके अविश्वास को प्रदर्शित कर रही थी। दुश्मन का हमला। गश्त कर रहे जादूगरों ने दहाड़ लगाए और काले जादुई जानवरों की परतें ज्वार की तरह आगे बढ़ीं। अंधेरे मैगी की जैव रासायनिक सेना। ये तोप के गोले से बनी सेना है जो गुप्त विमान में जानवरों के विकिरण और जहर के कारण बनी है। असली दुश्मन अभी भी पीछे है। रक्षा संरचना को सक्रिय करें और दोनों लॉर्ड्स को सूचित करें। वॉच टावर के ऊपर एक मैगस, जो किसी टीम का नेता लग रहा था, तुरंत बर्फीली गर्जना के साथ बोला। स्वर्गीय अग्नि मंत्र गठन को सक्रिय करें। जमीन पर मौजूद जादूगरों को वायु मंत्र और अग्नि वर्षा के स्क्रॉल तैयार करने हैं। ये छोटा नेता स्पष्ट रूप से एक क्षेत्र का कमांडर था और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से गठन जिन से अनुमति मांगनी शुरू कर दी। फॉर्मेशन जिन। ऊर्जा प्रवर्धन मंत्र गठन को फिर से सक्रिय करें। लक्ष्य सभी 4 सीजन्स गार्डन के मैगी हैं। ऊर्जा प्रवर्धन मंत्र संरचना एक बड़े पैमाने की मंत्र संरचना थी जो गुप्त विमान में मुख्यालय के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करेगी। इससे अर्ध रूपांतरित और उससे नीचे के मैगी की शक्ति में 10% की वृद्धि हो सकती है। अनुरोध प्राप्त हुआ। प्राधिकरण का सत्यापन किया जा रहा है। वह अपने मन में निर्माण जिन की भावनाहीन आवाज सुन सकता था। सत्यापन में विफल रहा। मंत्र निर्माण सक्रिय नहीं होगा। हालांकि गठन जिन के अगले शब्दों ने उसे रसातल में फेंक दिया। क्या यह नहीं हुआ? कमांडर का चेहरा बदल गया और उसने अपने पास लगी पत्थर की रेलिंग को जोर से तोड़ दिया। तारांकन पाक। तारांकन हरे पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गिरा। ये फिर हुआ। वहां एक गद्दार है। उसने अपना सिर घुमाया और रेनॉल्ड के कार्यालय की ओर देखा। क्या ये सीज़र है, लेलिन, या दोनों? सामान्यतः मागी मूर्ख नहीं थे। फॉर्मेशन जिन को सक्रिय करने में हुई विफलता को पिछली बार की एक अप्रत्याशित घटना कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा दोबारा हुआ। जिन लोगों पर उन्हें संदेह था उनका दायरा छोटा कर दिया गया था और किसी भी तरह से छिपाने से काम नहीं चलेगा। सीज़र और लेलिन ने भी ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वे पहले से ही 4 सीजन्स गार्डन छोड़ने के लिए तैयार थे। नेताजी, हम क्या करें? उसके पीछे खड़ी महिला जादूगरनी ने उत्सुकता से पूछा। चल दर। इस जादूगर ने जानवरों की उस भीड़ को देखा जो शीघ्र ही वहां पहुंचने वाली थी, और फिर उसने कुछ दूरी पर गुप्त विमान के प्लेटिनम गेट को देखा। उसने दांत पीसकर अपना चुनाव किया। अब स्थिति बेहद खतरनाक है और यहाँ देशद्रोही भी हैं। यहाँ हताहतों की संख्या निश्चित रूप से पिछली बार से अधिक होगी। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो तुरंत। अब नेता ने जल्दी से समझाया। इस टीम में उन्हें बहुत भरोसेमंद माना गया और कुछ सदस्यों ने उनके साथ जाने का फैसला किया। बाकी लोग पीछे रह गए। इस समय जिन लोगों ने पीछे रहने का निर्णय लिया था वे 4 सीजन्स गार्डन के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। इस कमांडर के चेहरे का भाव बदल गया। वह बर्फीला हो गया जब वह अपने दल के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा था और राक्षसी लहर से अलग हो रहा था। जाने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर 4 सीजन्स गार्डन की रक्षात्मक रेखा को देखा। हालांकि फॉर्मेशन जिनकी दूरी तक मार करने वाली मंत्र संरचना को सक्रिय नहीं किया जा सका, फिर भी बहुत सारे रक्षा जादूगर थे जिन्होंने पीछे रहना ही उचित समझा। रक्षात्मक रेखा पर ओले, तूफान, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट तथा आकाश से आग की वर्षा देखी जा सकती थी। मुझे माफ करें। इस नेता ने मन ही मन माफी मांगी और तुरंत वहां से जाने लगा। मैगी तार्किक और व्यवहारिक लोगों का एक समूह थे। टीम लीडर को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि दुश्मन अपने हमलों में बहुत आक्रामक थे और उनके पास सहायता प्रदान करने के लिए एक उच्च रैंक वाला जासूस भी था। यहाँ 4 सीजन्स गार्डन के मैगी का अंत अच्छा नहीं होगा। जैसे ही रक्षा मैगी ने जादुई जानवरों की सेना के साथ युद्ध किया, 4 सीजन्स गार्डन में अपार ऊर्जा तरंगें फैल गईं। एक पल में ही 4 सीजन्स गार्डन में फिर से अराजकता फैल गई। भटकते हुए मैगी, जिसका कोई संबंध नहीं था, ने पिछली बार की घटना के बारे में सोचा और तुरंत वहां से चले जाने का निर्णय लिया।
इस स्थिति में अनुचर चींटियों के समान शक्तिहीन थे और वे केवल निराशा में विलाप कर सकते थे। इसके अलावा कुछ मागी ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ अवैध गतिविधियां संचालित करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में झगड़ों, चीख पुकार और जादुई जानवरों की दहाड़ तथा जादू की आभा की आवाजें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। कितना भयानक! ओ फोर सीजन्स, क्या मेरा दुष्स्वप्न फिर से प्रकट हो गया? बहुत भयानक, ये बहुत डरावना है, कैलिस्टे बड़बड़ाती रही। फोर सीजन्स गार्डन के रक्षा जादूगर के रूप में अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। हालांकि उसके पैर जेली बन गए थे और पीछे की ओर खिसकने लगे थे। तारांकन धमाका। तारांकन इसी समय आधा शरीर, जिसका दूसरा आधा हिस्सा एक जानवर द्वारा फाड़ दिया गया था, आकाश से नीचे गिरा। जैसे ही लाश नीचे गिरी, खून की ऐसी बौछार हुई कि उसका पूरा चेहरा ढक गया। कैलिस्टे के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं और अब उसे विपरीत दिशा में भागने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। दौड़ते समय उसके होंठ हल्के से हिले और हरे ऊर्जा कणों का एक छल्ला दिखाई दिया, जिससे उसका वजन आधा रह गया। उसके शरीर पर घने पृथ्वी कवच की एक परत भी उभर आई। मुझे माफ कर दो। जबकि केलिस्ट बेतहाशा भाग गई, उसने अपने दिल में माफी मांगी। तारांकन धमाका। तारांकन। जैसे ही वह एक इमारत के पास से गुजरा, इमारत अचानक जोर से हिलने लगी और फिर उसमें आग लग गई। आग की लपटें और गर्मी चारों दिशाओं में फैल गई, हर जगह चिंगारियां और पत्थर उड़ने लगे। इस विस्फोट में पास में मौजूद कुछ अनुचर तुरंत राख में बदल गए। तारांकन टकराना, टकराना, टकराना। तारांकन। कैलिस्टे में जन्मजात रक्षात्मक मंत्र रचना थी, इसलिए वह शारीरिक रूप से ठीक था। हालांकि कुछ बड़े पत्थर उसकी छाती पर लगे, जिससे वह पीला पड़ गया और पीछे की ओर गिर गया। क्या हुआ? डार्क मैगी इतनी जल्दी कैसे प्रवेश कर सकता है? उनके चेहरे पर असमंजस स्पष्ट था, जो उनका आखिरी भाव था। तारांकन तस। तारांकन एक बड़ी लाल तलवार जो अभी भी पीली लपटों के साथ जल रही थी, इस मैगस की जन्मजात रक्षात्मक मंत्र संरचना को भेदती हुई उसके दिल के क्षेत्र में जा घुसी। तो यहाँ एक और आधिकारिक जादूगर था। मैंने उसे लगभग भागने दिया था। ठंडी आवाज के पीछे काले वस्त्र पहने एक जादूगर कैलिस्टे की लाश के सामने आया और लाल तलवार निकाल ली। उसने अपने चारों ओर के खंडहरों को देखा और अप्रत्याशित रूप से प्रसन्नता से भरी एक पागल सी नजर डाली। मार डालो। चिल्लाना। निराशा की गहरी भावना महसूस करने के बाद ही मेरी रोती हुई कंकाल तलवार अपनी सबसे भयानक शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगी। उसने अपने आसपास के अनुचरों पर नजर डाली जो पूरी तरह से स्तब्ध थे, और उसके हाथ में तलवार एक बार फिर से जलने लगी और वह जादूगरों की भीड़ पर हमला करने लगा। लाशें पहाड़ों जितनी ऊंची थीं, खून समुद्र की तरह बह रहा था। सीज़े ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए गुप्त रूप से कई कुलीन डार्क मैगी सैनिकों को लाया था, उन्हें विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में तैनात किया था और उन्हें एक साथ हमले करने के लिए कहा था। तुरंत ही फोर सीजन्स गार्डन एक बार फिर आग के सागर में बदल गया। दर्जनों क्षेत्र हरे धुएं में डूब गए। डार्क मैगी ने अपनी अंतरतम इच्छाओं को प्रकट करते हुए अपनी इच्छानुसार निर्लजतापूर्वक वार किया और हत्या की। ऐसी स्थिति में, जहां अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले हो रहे थे, फोर सीजन्स गार्डन निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं टिकने वाला था।